अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब आज है जुमे का दिन। तो जुमे का दिन जैसे ही आता है ना, तो ये हमें एक वीकेंड का एहसास भी दिलाता है। और मैं हमेशा फ्राइडे वाले दिन ये बात करती हूँ कि बस अब ये दिन आ गए हैं कि आपने अपनी छुट्टी जो है वो प्लान कर लेनी है कि संडे वाले दिन आपने कैसे अच्छे से काम करना है, क्योंकि जो फ्राइडे से लेके संडे तक की वाइब्स होती हैं ना, वो इसी तरह की वाइब्स होती हैं कि जी अब वीकेंड आ ही गया। अच्छा जनाब, इसके अलावा आज जुमे का दिन है, तो जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जुमे के दिन आज मैं आपके साथ में ना एक बहुत ख़ास बात शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रही थी, तो मुझसे पूछा था कि ये बताएं कि किन लोगों की दुआ जो है वो कबूल होती है, दुआ मांगने का तरीका क्या है, दुआ किस तरह मांगी जाए, क्या हमने किसी के साथ बुरा किया हो तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, और इसके क्या आदाब होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करती हूँ वो चीज़ जो कि ख़ुद मैं भी अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे सुना भी है अपनी फैमिली में भी कि वो इसी तरह से दुआ मांगते हैं। तो जब भी आप दुआ मांगते हैं तो उससे पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी जो ओवरऑल एक रूटीन होती है, यानी जिस रूटीन में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस माहौल में आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। दुआ मांगने से पहले आपको यकीनन इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। दुआ मांगने से पहले आपको इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप सबसे पहले जब दुआ मांगने के लिए बैठें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो आप हाथ बुलंद करें और अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर उसके बाद अपनी दुआ पढ़ें। और इसी तरीके से जब आप इख्तिताम करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करें, और उसके बाद फिर हम्द व सना करके दुरूद व सलाम के बाद अपनी दुआ जो है वो इख्तिताम करें। और अल्लाह ताला से सबसे पहले आप आफ़ियत मांगें, खैर मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ अपने दूसरे दोस्तों, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारिब के लिए भी मांगें। अच्छा, अब एक बहुत ज़्यादा बात ये इस बात की जाती है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये मेरा अपना आजमाया हुआ एक कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस भी है कि जो लोग बहुत पोलाइट होते हैं, जो लोग बहुत सिला रहमी करते हैं, वैसे तो अल्लाह ताला दुनिया में तमाम लोगों की दिल से मांगी हुई दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ना कि तल्ख़ कलामी नहीं करते, गालियाँ नहीं देते, दूसरों को भला बुरा नहीं कहते, तो उससे उनकी जो ज़बान है वो पाक रहती है। और जब आप पाक ज़बान और दिल से अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। दुआओं में अपने माँ बाप को, घर वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर याद रखें, और जब भी आप दुआ मांगें तो अल्लाह ताला से दुआ में आप हर चीज़ मांगें। छोटी से छोटी चीज़ भी आपने अल्लाह से ही मांगनी है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। तो आप छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक हर चीज़ अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो आज का ये पैगाम जुमे के दिन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि भाई ये दुआ मांगने के आदाब हैं कि जब भी दुआ मांगने बैठें सच्चे दिल से, सिद्के दिल से वज़ू करें, और फिर अल्लाह की हम्द व सना बयान करें और अल्लाह से दुआ मांगें। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब कुछ बात कर लेते हैं हम ब्यूटी टिप्स के हवाले से। अच्छा जी, अब क्या है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के, ख़वातीन के, मर्दों के, लड़कों के जो होंठ होते हैं ना, वो बहुत काले हो जाते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है नेचुरली उनकी जीन्स में उनके होंठ काले होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की लिपस्टिक्स या कोई चीज़ इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, या उनकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ होती है कि उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन भी हो जाती है, या फिर उनके होठों का जो कलर है वो हो जाता है ब्लैक। तो उसके लिए आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है जो कि करना है। ये जो टोटका है ये आपके होठों को जो है उसकी जो खूबसूरती है उसको वापस लेकर आएगा। अच्छा, इस टोटके में है क्या कुछ? इस टोटके में ये है कि होठों की स्याही दूर करने के लिए आपने 4 चाय के चम्मच बादाम लेने हैं और पीस लेना है उनको। फिर उसके बाद आपने नारियल का तेल चाय के 3 चम्मच, और फिर आपने क्या करना है कि 2 ड्रॉप्स डालने हैं गुलाब के अर्क के। ठीक है जी, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपने बादाम लेने हैं 4, उनको पीसना है, फिर नारियल का तेल लेना है जिसके आपने 3 चाय के जो है वो 3 चम्मच लेने हैं, उसके बाद आपने अर्के गुलाब डालना है, और फिर 5 चाय के चम्मच जो है दूध लेकर आपने इनको मिक्स कर लेना है। फिर आपने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके फ्रिज में रखकर ठंडा करना है। उसके बाद आप इस मिक्सचर से अपने होठों पर मसाज करें, और दिन में कई मरतबा अगर ये आप अमल दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टिप नहीं है, बादाम है, नारियल है, गुलाब का अर्क है, तो आपने इनको पीस लेना है। इसके अलावा जो है
इसमें आपने जो है अगर अपने पास से आपको लगता है कि कोई और रेमेडी आप ऐड कर सकते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सूरत हाल जो है वो आपको बताते हैं कि जी हेल्थ की क्या सिचुएशन है। हेल्थ की बहुत ख़राब सिचुएशन है फ़िलहाल, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बढ़ रही है, लोग मुख्तलिफ शिकायतें लेकर जो है वो हस्पतालों का रुख कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग मुख्तलिफ शिकायतों में जा रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग वैक्सीन्स के हवाले से भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारा कुछ देखने में आ रहा है कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो कहना चाहिए इंतज़ामिया है या वहाँ पर जो इंतज़ाम करने वाले लोग हैं वो शायद ठीक तरीके से वो सारी चीज़ें जो है वो गो थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। तो NICH में जो दाखिल मरीज़ हैं इस वक्त और तीमारदार हैं और जो अमला है इट्सेल्फ, वो सभी परेशान हैं। उसकी रीज़न ये है कि यंग डॉक्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक दिन पहले से यानी गुज़िश्ता रोज़ से ही एहतजाज पर हैं। OPDs और वार्ड्स का उन्होंने बाइकआउट कर दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई अब हम प्रोटेस्ट पर हैं। अच्छा, एक और भी इसी हवाले से ख़बर है कि इसी तरह से जो है वो बच्चों का जो एक वार्ड है वहाँ पर AC नहीं चल रहा, वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सोचें कि अगर वार्ड के अंदर इक्विपमेंट्स जो हैं वही काम नहीं करेंगे तो मरीज़ों को फिर रिलीफ कैसे मिलेगा। तो ये अलमिया है, ये सिचुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जब भी आप इन अस्पतालों का रुख करें तो डेफिनेटली ये पूछ लें कि डॉक्टर्स स्ट्राइक पर तो नहीं हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ग्रॉसरी करवाते हैं और ग्रॉसरी में सबसे पहले दाल माश की तरफ चलते हैं। तो दाल माश जो है उसके प्राइस जो हैं वो है 405। फिर जो मूंग की दाल है उसके प्राइस हैं होलसेल प्राइस 310 है। फिर मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस है 250। दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस है जी 340। फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। तो जनाब ये तो हो गई हमारी जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर किए प्राइजेस। अच्छा जी, अब कुछ हम चलते हैं चिकन के रेट्स की जानिब। चिकन के जो रेट्स हैं अच्छा, वैसे बकरीद आने वाली है तो बहुत सारे लोग जो हैं अब अपने घरों में उनकी जो हैं वो गायें वाएँ होंगी, तो थोड़े दिनों तक ना ये मसला नहीं होगा, कम से कम एक हफ़्ते तक तो मसला नहीं होगा गोश्त का, लेकिन उसके बाद फिर जाहिर सी बात है ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा जी, चिकन जो है वो है 650। फिर बीफ जो है वो है जी 1150। मटन जो है वो 200 है। और फिर उसके बाद जो एग हैं वो 260 रुपये दर्जन है। इमेजिन करें कि अभी ये थोड़े दिनों पहले जो है वो तो 240 थे। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम चले जाते हैं सेल पे। खाड़ी पे लगी हुई है सेल और मैं हमेशा इस सेल के बारे में बात कर रही होती हूँ कि भाई जो खाड़ी पे से फ़ायदा उठा लें। 70% ऑफ है, गुल अहमद पर 70% ऑफ है, लाइमलाइट पर 40% ऑफ है और जे डॉट पर जो है वो 20% और 40% जो है वो ऑफ है। अच्छा जी, तो यहाँ जाएं, शॉपिंग करें और फ़ायदा उठाएं। आप कुछ बात करते हैं और जिनको सोना ख़रीदना है, बेचना है, उनके लिए रेट्स क्या हैं। तो जी सोने की कीमत में कमी हो गई है और आलमी मार्केट में सोना जो है वो $19 कमी के बाद $3,291 फ़ी औंस पर आ गया। एक तोला सोना 1900 रुपये सस्ता होकर 3,47,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,629 रुपये कमी के बाद 2,97,925 रुपये का हो गया है। एक तोला चांदी 38 रुपये कमी से 3,428 रुपये की जो है वो हो गई है। अच्छा जी, अब कुछ जान लेते हैं हम मौसम का हाल, और उससे पहले हम बल्कि PIA के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जी जो एयरपोर्ट सिस्टम है या PI है वो व्हाट दे आर थिंकिंग, फ़्लाइट शेड्यूल्स जो हैं वो क्या कुछ हैं। तो भाई PIA का अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद वसअत लाने का फ़ैसला, और दिस इज़ बिग थिंग। कौमी एयरलाइन PIA का लाहौर से पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान सामने आया है। PIA की लाहौर से पेरिस के लिए पहली परवाज़ 18 जून को उड़ान भरेगी। लाहौर से पेरिस के लिए हफ्तावार परवाज़ बुध के रोज़ बराह रास्त रवाना हुआ करेगी। PIA पहले ही इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट कर रही है। इस परवाज़ के आगाज़ से हफ्तावार 3 बराह रास्त परवाज़ें PIA के ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएंगी। कौमी एयरलाइन अपने अवाम की ज़रूरियात और सहूलत के लिए बहुत जल्द यूरोप के दूसरे शहरों के लिए भी परवाज़ों का आगाज़ करेगी, ऐसा कहना है जनाब तर्जुमान PIA का। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपके साथ में शेयर की खबरें। अब कुछ आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले मौसम की ये खबर ज़रूर सुनिए कि महकमा मौसमियात ने किस हवाले से अलर्ट जारी किया है और क्या क्या कहा है उन्हें कि नहीं करनी है ये चीज़ें। अच्छा जी, महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के लिए साइक्लोन का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसकी अभी अपडेटेड न्यूज़ ये आई है कि फ़िलहाल ये साइक्लोन का जो ख़तरा है उस तरह से नहीं है, मगर ख़बर कुछ इस तरह से है कि आइंदा 12 घंटे मशरिक़ वुस्ता बहरे अरब में हवा के कम दबाव के बायस अहम करार। हवाओं की गर्दिश बहरे हिंद से बहरे अरब के मशरिकी वस्ती साहिलों पर मौजूद है।
फ़िज़ाई दबाव मुमकिना तौर पर नया मौसमी निज़ाम तश्कील दे सकता है। निज़ाम शिद्दत अख्तियार करके डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकता है। ये वो आप लोगों के डिप्रेशन की बात नहीं हो रही है, हवा के डिप्रेशन और प्रेशर की बात हो रही है। महकमे मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने मॉनिटर करना जो है वो शुरू कर दिया है। अच्छा जी, अब दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा और किस तरीके से जो है वो कितने सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 11 बजे जी 34 सेंटीग्रेड है, 12 बजे 35 सेंटीग्रेड है और 1 बजे जो है वो 36 सेंटीग्रेड है और फिर उसके बाद 2 बजे 37 सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ में माल का हाल और वेजिटेबल रेट शेयर करूं, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आज टॉप स्टोरीज़ पर होगी बात। और आज शो में आपके लिए है कुछ बहुत खास, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। इससे पहले जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि मौसम जो है वो शदीद गर्म है, लेकिन चेंजेस जो है मौसम में ऑब्वियसली वो होते रहते हैं। और अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस हवाले से रमशा ने हमें ज्वाइन किया है। रमशा से जानते हैं। रमशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मौसम कैसा है आज? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम जो है कराची का जो है वो आज हम देख रहे हैं कि गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। और इसी हफ्ते अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहा और हवाएं जो है वो इस वक्त चल रही हैं, जो कि इस वक्त 17 से 18 किलोमीटर फी घंटा मगरिब सम से हवाएं चल रही हैं। और अगर हम बात करें आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तो आज 37 तक जाएगा और गर्मी की शिद्दत 42 से 43 तक महसूस की जाएगी। और हवा में नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो फिर गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की जाती है। और रात के औकात में भी दर्जा हरारत जो है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी अब रात के औकात में भी जो है वो गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है। और हवा का फ़िलहाल कराची में कोई भी इम्कान नहीं है। हवा का कराची में कोई भी इम्कान नहीं है, मतलब अभी हब्स रहेगा और गर्मी रहेगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा रमशा, वो साइक्लोन के हवाले से भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात ने उस हवाले से क्या अलर्ट जारी किया था और अभी क्या सिचुएशन है? आज बिल्कुल कल ये अलर्ट जारी किया गया था कि 12 घंटों में जो है ये हवा का दबाव जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, जो कि कल बन चुका है। हाँ। और महकमा मौसमियात ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो हवा का दबाव है ये भारत के शहर महाराष्ट्र और जो है वो कर्नाटक के करीब मौजूद है। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बारिशें भी जो हो रही हैं और इसी वजह से जो है वहाँ सैलाबी बारिशों की सूरत हाल है। लेकिन ये महकमा मौसमियात जो है अभी इसको अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, पूरा तौर से इस पर नज़र रखी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट होगी शेयर की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में फिलहाल जो है कोई भी खतरा नहीं है और साहिली इलाकों से ये नहीं टकराएगा फिलहाल। और इसकी अभी जो है ये दूर है 1075 किलोमीटर कह रहे हैं और इसकी शिद्दत जो है वो 36 घंटों तक होगी। अगर ये साइक्लोन बनता है समुद्री तूफान तो फिर इसका नाम एक बड़ा ही मजे का देखने को मिल रहा है कि शक्ति, जिसका मतलब जो है वो ताकतवर है। लेकिन फिलहाल इस शक्ति से फिर ये शक्ति साइक्लोन पाकिस्तान के साहिलों से नहीं टकराएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं टकराएगा। ये अभी भारत पर जो है हावी हुआ है और वहाँ पर बारिशें हो रही हैं। तो ये शक्ति जो है इस वक्त भारत पर हावी है और वहाँ पर बारिशें भी देख रहे हैं। जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया रमशा, आपने मौसम के हवाले से हमें अपडेट किया। अरे करस्पॉन्डेंट बड़ी ज़बरदस्त है ये रमशा, और जिस तरीके से जो है ये हमें अपडेट करी थी सारी सूरत हाल की। अल्लाह ताला खैर रखे, जो है इस तरह के तमाम साइक्लोन से बचाए। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी पाकिस्तान के साहिली पट्टियों पर इसका कोई ख़तरा नहीं है और ये शक्ति साइक्लोन जो है इस वक्त भारत पर ही अपना कहर ढा रहा है। अच्छा जी, अब हमें ज्वाइन किया है टॉप स्टोरीज़ के लिए हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं खुर्शीद भाई, उनको वेलकम करते हैं। खुर्शीद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखिए खुर्शीद भाई जो हैं जिन खबरों पर बात करते हैं ना, उस खबरें पहली सिटी एट 10 जो है वो आपको बता देता है और पहली जो है हम सारी अपडेट्स आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। तो आज हम खुर्शीद भाई से जो है वो बात करेंगे जनाब किस चीज़ के ऊपर। आज हम खुर्शीद भाई से बात करेंगे कि हमारा जो शहर कराची है या जो हमारे इदारे हैं जहाँ पर जो निज़ाम है उससे ना हर कोई किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो परेशान हाल है ही। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ ना कि मोटर बाइक्स, तो बहुत सारी मोटर बाइक्स आपने देखी होंगी कि मोटर बाइक्स ऐसी होती हैं कि जो नकारा भी हो जाती हैं या फिर उनके लिए कोई इकदाम किए जाते हैं या फिर उनके लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले तो जो खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, ये खबर कुछ इस तरीके से है भाई कि नाकारा सरकारी मोटरसाइकिलों का अनोखा कब्रिस्तान जो है वो दरियाफ्त हुआ है। अभी थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं कि ये नकारा मोटरसाइकिलों का जो कब्रिस्तान है वो कहाँ दरियाफ्त हुआ है। अब इसकी जो एक्चुअल बैकग्राउंड है वो क्या है भाई, ये इस तरीके से है कि सरकारी नाकारा मोटरसाइकिलों को ठिकाने लगाने के बजाय जो है ना वो लवारिस हालत में छोड़ दिया गया है। वो मोटरसाइकिलें वहाँ पर खड़ी हुई हैं
ना उनकी नीलामी हो रही है, ना उनके हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये जो कब्रिस्तान है जी, ये है जी सिंध सेक्रेटेरिएट में, और ये सिंध सेक्रेटेरिएट में जो है वो दरियाफ्त हुआ है। कोई इस हवाले से इकदाम नहीं किए गए, कुछ नहीं बताया जाता कि क्या होगा, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर इन जो बाइक्स हैं उनकी लाइन लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए सफा साहब, ये जो जहाँ तक आपने बात की मोटरसाइकिल्स की, इसी तरह गाड़ियाँ भी हैं, हाँ। ट्रक्स भी होते हैं। ये वो गाड़ियाँ होती हैं, ये वो मोटरसाइकिल होती हैं जो किसी न किसी मद में पुलिस को हैंडओवर कर लेती है, सही। पकड़ लेती है। अब उसमें वो चोरी की गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, और कोई चालान की गाड़ी है, लेने नहीं आया गाड़ी। तो इसी तरह हैदराबाद में भी आप अगर कराची आ रही हो, तो आपको फुलेली नहर के इस तरफ एक बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी आपको हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ नज़र आएंगी। सही। और गुज़िश्ता साल वहाँ आग भी लग गई थी। और इसी तरह कराची में भी जैसे सिंध सेक्रेटेरिएट है, उसके अलावा पुलिस के मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ भी आपको इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी जो खड़ी खड़ी बोसीदा हो जाती हैं। सही। और उनके पास रिकॉर्ड तो होता है कि गाड़ी हमने वहाँ से कैप्चर की थी और अननोन गाड़ी है, अब किसकी है। अब जो इस वक्त जो सिस्टम हमारा मौजूद है, देखिए डिजिटलाइज सिस्टम मौजूद है। सही। तो उन गाड़ियों की नंबर से उस शहरी की शनाख्त मौजूद हो सकती है, उसकी मालूमात भी मिल सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, CPLC मौजूद है, इसके अलावा नादरा का हमारे पास निज़ाम मौजूद है। तो क्या वजह है इस सारे सिस्टम के बावजूद जो है वो गाड़ियाँ क्यों आइडेंटिफाई नहीं होती? ये हमारे अपने अंदर ही क्लॉज है, ये अपना ही फेलियर है। सही। कि उसको हम ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। राइट। अगर ये दो हम CPLC को मिला के, नादरा को इन्वॉल्व करके ऑन बोर्ड लेके, तो हम किसी भी गाड़ी का डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। सही। और अगर ये डेटा निकल जाए, तो मैं समझता हूँ इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा। सही। और हमारी जो जगह घिरी हुई है, सही, एक पुलिस स्टेशन में, तो वो जगह भी जो है वो बच जाएगी, वो जगह भी जो है वो बच जाएगी। लेकिन खुर्शीद भाई, जिस तरीके से हमेशा ये बात होती है ना कि भाई हमारे जो जैसे सिंध सेक्रेटेरिएट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट जगह है, एक इंपॉर्टेंट इदारा है, वहाँ पर अगर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर आप देखें कि आगे चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होंगी। अब इस तरह से पार्किंग में मोटर बाइक्स को खड़े कर देना, गाड़ियों का कब्रिस्तान बनाया हुआ, लिटरली आप इन बाइकों की हालत देखें, उनके जो पुर्जे हैं ना वो भी चोरी हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। जी ऐसी है, क्योंकि जब अगर आप किसी भी बाइक की, किसी भी गाड़ी का आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगी, तो गाड़ी अल्टीमेटली आपको हवाले करनी पड़ेगी। सही। ठीक है। और जब आप हवाले नहीं करेगी तो गाड़ी आपके इस्तेमाल में आ जाएगी। बज़ाहिर उसका ढांचा आपको मिलेगा वहाँ पे। सही। लेकिन जो उसका अंदरूनी सामान है, जो अंदरूनी उसको खदोखाल है, इंजन है, दीगर पार्ट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पे कभी किसी गाड़ी का इंजन चोरी हो जाता है, वो निकाल के कहीं और फिट कर देते हैं। सही। तो फिर ये जो सिलसिला है ना, ये जो सिस्टम है, ये बंद हो जाएगा। अच्छा। जब आप अगर वेरीफाइड करके गाड़ी आप किसी भी अहमद को, किसी भी नसीर को उसके हवाले कर देंगी, तो फिर ये जो सिस्टम है हमारा, ये चीज़ें निकाल के बेचना, उसमें खुर्द-बुर्द करना, उसमें करप्शन करना, ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। सही। तो इस सिस्टम को दवाम बख्शने के लिए, सिस्टम को मज़ीद पुख्ता करने के लिए यही सब कुछ हो रहा है। सही। और बरसों से हो रहा है ये बरसों से हो रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अगर आप इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी क्रैकडाउन नहीं करते, अगर आप इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, अगर आप चीज़ों को आगे नहीं मूव ऑन करते, अगर सिंध सेक्रेटेरिएट में ही ये हालात होंगे, तो आप बताएं कि जो बाकी जगहें हैं, जो बाकी सिस्टम है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है? क्योंकि ये तो आपका सरकारी एक जगह है, सरकारी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कब्रिस्तान तो होता वो है जहाँ पर मुसलमान का इंतकाल के बाद उसको तस्लीम किया जाता है, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसको एक तरह से चिराग तले अंधेरा, इसको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ियों का मामला नहीं है, ये वहाँ पर वो तमाम अफसरान जो बैठे हुए हैं, ये उनका मामला है। सही। वो भी इसी तरह से बोसीदा हो चुके हैं जिस तरह से गाड़ियाँ बोसीदा हैं। गाड़ियाँ बोसीदा। ठीक है। सही। क्योंकि अगर हमारा सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ जो बाबू अफसर है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ, सही, जो उसको SOPs दी गई हैं, उसके मुताबिक अगर वो जिम्मेदारियाँ पूरी करे, तो मैं समझता हूँ सिंध का जो इस वक्त हाल है ना, वो ये नहीं होगा। सही। पूरे सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो वहाँ से रेगुलेट हो रही है, वहाँ से उसका बटन स्विच ऑन हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से कह लीजिए कि वहाँ यहाँ पे जो बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी है, उसका स्विच ऑफ है। सही।
तो अब जब उसका स्विच ऑफ है तो सिंध किस तरह से तरक्की हाँ, करेगा? मतलब बात ये ना कि जो लोग बैठे हुए हैं अगर उन्हीं को इस सारी हालत ज़ार पर नहीं अफसोस होता या वही इसको मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आवाम का इसमें क्या कसूर है? फिर आप और देखें ना वज़ीर आला कि इन सिंध चीज़ों साहब का जो है ना, परसेप्शन कितना बुरा जाता है। वज़ीर आला साहब जो है ना सिर्फ एक दफ़ा विजिट करते हैं सुबह सुबह, बस एक पूरे साल में। हाँ। इस साल का दौरा उनका हो चुका। अच्छा, सुबह हो चुका है, जी, चलें जी। सुबह वो पहुंचते हैं, हाँ। 8 बजे ऑफिस शुरू होता है, हाँ। तो पहुंच जाते हैं, देखते हैं भी कौन दफ्तर नहीं आया, कौन नहीं आया, फिर वो गैर हाजिरी मांग करेंगे, उसको नोटिस जारी करेंगे। हाँ। बस ये एक दफ़ा का अलामती जो है ना वो एक विजिट होता है सीएम साहब का, उसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ भी उसके अलावा कुछ नहीं होता और उसके अलावा जो है जो वो अफसर चाहे जिस वक्त आ सकता है। सही। जी, तो ये जिस तरह का निज़ाम है अभी आप देख रहे हैं खुर्शीद भाई, अगर हम दिल्ली से इसको कंपेयर करें तो आप देखिए हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये सोचें आप कि बिल्कुल ऐसी है कि जो जिन जिन ममालिक ने तरक्की की है, हाँ। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हाँ। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपनी जो मैनेजमेंट है हाँ। उसको बेहतर किया, उसको अपग्रेड किया है, बल्कि वहाँ का जो SOPs हैं उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया है। यही हमारे अफसरान जब डेपुटेशन पे बैरून मुल्क जाते हैं पढ़ने के लिए या कोर्सेज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ से बहुत वेल मैनर सीख कर आते हैं जो, और सारे वहाँ पर CSP ऑफिसर्स हैं बैठे हुए, CSS ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो बहुत वेल मैनर ट्रेनिंग होती है ना। ट्रेनिंग अब उस ट्रेनिंग को जब अमल दरामद कराने की बारी आती तो वो नहीं हो पा रही होती। नहीं हो पा रही होती। सही। वही यही प्रॉब्लम है इस मुल्क का कि जो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स या हमारे CSP ऑफिसर, PSP ऑफिसर्स, जो उनकी तरबियत होती है उस तरबियत को फॉलो नहीं करते। हाँ। उस तरबियत को जब फॉलो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ सिस्टम फिर किस तरह से बेहतर होगा। सही। चलिए जी, सिस्टम को बेहतर करना चाहिए और ये हालात हैं जो कि हमने आपके साथ में शेयर किए एंड दिस इज़ बिग थिंग कि भाई इन गाड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पुर्जे भी चोरी हो रहे हैं, नीलामी का भी कोई सवाल नहीं उठ रहा, बस वहाँ पर ये कब्रिस्तान बना हुआ है और न जाने पता नहीं और कितनी गाड़ियाँ हैं जो इस तरह से उनका कब्रिस्तान बना रहेगा। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉप स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो भाई हमें सीनियर करस्पॉन्डेंट महराज भाई ने भी ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले जो है कुछ खबरें आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। गर्मी बढ़ रही है और शदीद गर्मी है, लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से जो माहिरीन हैं वो बहुत सारी एडवाइस जारी कर रहे हैं और बहुत सारी एडवाइजरी में ये भी कहा जा रहा है कि आपने हीट स्ट्रोक से बचना है, इसका शिकार नहीं होना है, आपने जो है वो अननेसेसरली बाहर नहीं जाना है, गर्मी से बचना है। तो तिब्बी माहिरीन ने खाने पीने में और बाहर निकलने के दौरान एहतियात अपनाने की हिदायत कर दी है। इस मौसम में बुजुर्ग, बच्चे और हामला ख़वातीन ज़्यादा एहतियात करें। डॉक्टर इरफान साहब जो है इनको ऐसा कहना है, साफ़ पानी और साफ़ खुराक इस्तेमाल करें। इंचार्ज इमरजेंसी जो हैं जिना अस्पताल में, वो ये कहते हैं कि 22 बिस्तर पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड जो है वो कायम कर दिया गया है। अच्छा जी, शदीद गर्मी से मुतासिर अफराद फौरी करीबी अस्पताल से रब्ता करें, ऐसा कहना है जी इंचार्ज इमरजेंसी का। अच्छा, ये तो खबर हो गई हीट स्ट्रोक के मुतालिक और हमने आपको बताया कि जो माहिरीन हैं उन्होंने क्या गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं। एंड आई होप कि जब हॉस्पिटल जाए कोई, खुदा न खास्ता जब कोई हॉस्पिटल जाए पेशेंट, तो उसको सहूलियात मिल जाएं, क्योंकि जैसा मैंने अभी शुरू में हमने आपको सिटी अपडेट्स में बताया था कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज पर हैं, बट ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स तो बंद नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रोक के लिए आपने बहुत जो है ना वो एहतियात करनी है। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर है, एक टॉप स्टोरी है जो कि जिना एयरपोर्ट से रिलेटेड है और इस हवाले से भी जो है वो SOP जारी की गई है और इस हवाले से भी बात की गई है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा इस मामले पर एहतियात करनी है। कल इसका जो है वो कमेटी का इजलास हुआ था। अच्छा जी, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर एनवायरमेंटल कंट्रोल कमेटी का इजलास, ईद उल अज़हा पर सफाई और परिंदों से बचाव के इक़दामात पर जोर दिया गया है। अच्छा जी, ऐसा कहना है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का। जुमा और ईद के खुतबात में सफाई और परिंदों से तैयारों के टकराव से बचाव का पैगाम शामिल करने की हिदायत भी की गई है। अच्छा, करीबी आबादियों, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में पम्फलेट के जरिए आगाही मुहिम फौरी शुरू करने की हिदायत की गई है। एयरपोर्ट के इतराफ कचरा कुंडियों की मुकम्मल सफाई और मुमकिना परिंदों के लिए पुरकशिश मुकामात की निशानदेही की फौरी हिदायत जो है वो भी जारी की गई है। तो ऐसा कह रहा है जी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का। तो ये खबर थी जो हमने आपके साथ में शेयर की। खुर्शीद भाई यहाँ पर बैठे हुए, थोड़ा सा इसके ऊपर तज्जिया ले लेते हैं। खुर्शीद भाई, इस इंतहाई अहम इजलास था ये एनवायरमेंटल कमेटी का, कल हुआ, इसमें मज़ीद क्या जो है वो जारी की गई थी SOPs? देखिए जी, ये एनवायरमेंटल कमेटी जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके अलावा पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, इनका गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था। उस इजलास में ये जो बर्ड्स हिट्स का जो मामला आता है, बर्ड हिट्स का, हाँ जी, बिल्कुल, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बहुत सारे फैसले किए गए हैं और उन फैसलों में ये भी है कि जो भी एयरपोर्ट के अतराफ़ में आबादी है वहाँ पर उनका एक वफ्द जो है वो जाएगा और वहाँ के इलाका मकीनों से मुलाकात करेगा। और उसके अलावा जो मसाजिद के मुफ्तियान कराम हैं, आइमा कराम हैं और ज़ाकिरीन हैं,
और स्कूल के टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जी। वो भी इस सिलसिले में उनको ये एक आगाही मुहिम दी जाएगी कि एयरपोर्ट के अतराफ में किसी किस्म का कोई कचरा जो है वो ना फेंका जाए। जो रिहायशी आबादियाँ हैं हाँ तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप कचरा बाहर फेंकते हैं तो उसकी वजह से परिंदे भी आते हैं। जी तो परिंदों की एयरपोर्ट के अतराफ में आमद जो है वो इंतहाई तशवीशनाक होती है और ख़तरनाक भी बिल्कुल, हो बर्ड हेट सकती का है। मामला है, बिल्कुल तो कोई भी तैयारा इसमें जो है वो दुनिया भर hit में हो जब सकता है। जहाँ भी एयरपोर्ट्स हैं उनके अतराफ में आबादियाँ बहुत दूर दूर होती हैं। हाँ हमारे यहाँ तो मामला हर दफ़ा ही कुछ और हो जाता है, हम दुश्मन के तैयार तो गिरा देते हैं हाँ लेकिन हम अपने परिंदों से मार खा जाते हैं। बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं। हाँ, और जो सही, अतराफ़ की आबादी है वो पहली बात तो ये अतराफ़ में आबादी होनी नहीं चाहिए, सही ठीक है। लेकिन आप ये देखें कराची का जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अतराफ़ में रिहायशी प्लाजा बन चुके हैं और आबादी अच्छी खासी है। तो उसकी वजह से उसकी ये ज़रूरत महसूस की गई कि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि अभी आपका जो घर का कचरा है उसको प्रॉपर आप शॉप करें और जो है वो डस्टबिन में डालें। तो बस इस सिलसिले में यही ताकि कोई भी परिंदा किसी भी जहाज़ को ना टकराए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो एयर साइड है वो बिल्कुल महफूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एयर साइड बिल्कुल महफूज है, लेकिन अपनी जो एहतियाती तदबीर जो है वो उनकी जी। जानिब से जारी की गई हैं। चलिए जी, ये इंतहाई आम मौजू था जिसके ऊपर हमें आपको ज़रूर ये अपडेट करना था कि अभी जो करंट अपडेट है इस इजलास के हवाले से वो ये, जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट्स आएंगे आपके साथ में शेयर करेंगे। एक और अहम खबर, एक और बड़ी खबर, बल्कि अच्छी खबर, जो लोग भी मुल्क से बाहर इस वक्त हैं, यानी बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो है ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि भाई फलों के बादशाह आम जो हैं वो अब 25 मई से जो है इन ममालिक में पहुंच जाएंगे। और ख़बर ये कुछ इस तरीके से है भाई कि मुख्तलिफ ममालिक में फलों के बादशाह पाकिस्तानी आम का जो इंतज़ार है बस वो ख़त्म होने को ही है। पाकिस्तान से रवा सीज़न 1,25,000 टन आम एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसकी डिटेल्स जो हैं वो डेफिनेटली हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर लेंगे। लेकिन उससे पहले आमों के ऊपर, यानी पाकिस्तानी आम के ऊपर ये कितना पसंद किया जाता है, इसकी क्या क्या इकसाम है, हमारे पास एक पैकेज है, तो आप पहले ये पैकेज देखिए। जनूबी एशिया में फलों के बादशाह आमों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही लोग आम का इंतजार करने लगते हैं। ये फल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान आम पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में सैकड़ों किस्म के आमों की इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मशहूर इकसाम आपके साथ में शेयर करते हैं। पाकिस्तान में लंगड़ा आम बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये आम तौर पर बहुत मशहूर भी है। इसी तरीके से चौसा आम की भी बहुत तारीफें की जाती हैं। फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं जो मजेदार भी हैं और लोगों को तवानाई भी देती हैं। सुनहरा की बात करें तो वो भी अपनी मिसाल आप है, और गुलाब खास के तो क्या ही कहने। अनबर रतोल के नाम से मशहूर आम भी काफी फेमस है और लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फजरी आम भी बहुत मशहूर है और उसके साथ साथ लाल बादशाह आम जो है उसके भी बड़े चर्चे हैं। नीलम के नाम से मशहूर आम की किस्म भी बहुत लोगों को पसंद आती है। सरोली के नाम से मशहूर आम की एक किस्म भी लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके साथ ही तोतापुरी भी बड़ी तादाद में खाया जाता है और फिर अल्फांसो, उसके तो क्या ही कहने। आमों की ये मशहूर किस्में अपनी मिसाल आप हैं। तो जनाब आपने देखा कि पाकिस्तान जो है उन बड़े ममालिक में शामिल है जो कि बहुत ज़्यादा आम पैदा करते हैं यहाँ पर, और इसका जो मेन मरकज़ है वो मुल्तान में है। महराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है। महराज भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। महराज भाई जो है अभी जब ब्रेक हुआ था ना, तो महराज भाई मुझे बता रहे थे, मैंने महराज भाई से पूछा कि भाई आम का जो सर्टन महीने होते हैं ना वो मई से अगस्त तक होते हैं, तो महराज भाई ने कहा भाई बारिश का इंतज़ार कौन करेगा जी, हमने तो आम जो है वो खा लिए। और मुझे बता रहे थे कि उसका जो मिल्क शेक है ना वो भी अच्छा बन गया। तो महराज भाई इस फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले आमों का इफ्तिताह कर दिया। जी महराज भाई। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ। और ये कोई आम बात भी नहीं है। हाँ, ये कोई आम बात भी नहीं है, ये आमों की बात हो रही है। आमों की बात है, फलों की बादशाह की बात है, तो खास बात है। खास बात है। और बात ये कि आम आ तो गया है मार्केट में। हाँ। और बिक भी रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि उसको काट के खा लिया जाए। सही। अभी ऐसा है कि आप उसको अगर बहुत ज्यादा आपका दिल कर रहा है, हाँ। मन कर रहा है, तो आप उसमें उसको शेक बनाएं उसका, शेक और पी लें। बनाएं। लेकिन जो लोगों से हमारी बात हुई है, सब्जी मंडी के जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, उनसे भी, तो उनका ये कहना था कि नेक्स्ट वीक से जो है ना, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी हुई भी है, हाँ। कराची में भी, अंदरूनी सिंध में भी, साथ साथ पंजाब में हाँ, भी, हाँ। कि बहुत जल्दी अब ये आम पक रहा है और अब अगले हफ्ते में ये भरपूर तरीके से जो है कराची में रौनक अफरोज हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद हम और फिर इसके प्राइसेस भी हाई हो हाँ, जाएंगे। देखिए ये तो है। हाँ। हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम इसको कह लें, हाँ। क्योंकि डिमांड और सप्लाई वाला मामला आ जाता है। हाँ। तो उसमें ये होता है कि जैसी जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके रेट्स भी ऐसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
तो सही। जाहिर सी बात है आज जो चीज़ 100 रुपए है तो वो कल 200 रुपए होनी है। Right. तो ये अपना तो जहन बना के रखते हैं। सही। तो लेकिन बहरहाल तो महराज भाई जो है ना आवाम को पहले खबरदार करते थे कि आपने इतने पैसों में ये चीज मिलेगी आपको जी, आप जहन बना के रखें अपना, है ना, भाई देखिए- जहन साजी देखिए महराज भाई पहले से कर देते हैं हमारे। जहन बनाना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं जाऊं अपने बजट रखे कि भाई हाँ। मैंने अगर 200 रुपए किलो आम लेना है, ठीक है ना, ये इसलिए मैं कहता रहता हूं। हाँ। और मैं वहाँ जाऊँ और मुझे वहाँ चीज़ 400 रुपए किलो मिल रही हो, सही। तो क्या मैं अपने दिल मार के वापस आ जाऊँ? तो आप उसको प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो रेट्स हैं वो नहीं बताएंगे? ये माशाल्लाह बताएं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपकी काम कहाँ करती हैं? हाँ, ठीक है ना, वो महीने सही। में एक बार या 2 बार जो बमुश्किल तमाम मुख्तारकार होते हैं, असिस्टेंट हाँ, कमिश्नर होते हैं, उनकी सही। टीमें निकलती हैं। सही। उसके बाद वो ठेलों पथारों पे जाती हैं, दुकानों पे जाती हैं, उनके चालान करती हैं, बारी बारी जुर्माने करती हैं हाँ। और वापस आते हैं। उसके बाद उनका महीना तय हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। मुबैना तौर पर। सही। तो बात ये कि उसका तो कोई सेकंड बैलेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। हाँ, और दूसरी बात देखिए, ठेले पे जो शख्स खड़ा हुआ ये चीज़ें फरोख्त कर रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वो खुद इलीगल खड़ा हुआ है। सही, राइट। देखिए सिस्टम तो फिर वहां हाँ। से बनता है कि नहीं जी बिल्कुल प्रॉपर शॉप है, वो टैक्स पेयर है टैक्स और पेयर है, बिजली का हाँ, बिल भी अदा सही, कर रहा है। हाँ। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, करप्शन का मामला ये है कि वो बिल्कुल सड़क से शुरू होती है, हाँ, ठीक है ना, ठेले से शुरू होती है, हाँ। उसके बाद ऐवानों तक चली जाती है वो। सही। तो हमारे तो ये मसला है। लेकिन चले अभी हम आम पे ही रहते हैं, आम पे ही क्योंकि रहते हैं, खास लेकिन बातें शुरू हो गई। अभी जो अच्छी खबर है ना जो हम आपके साथ में अब शेयर करने जा रहे हैं, ये तो हमने बता दिया आपको कि हमारे पाकिस्तानी आम जो है वो पूरी दुनिया में कितने फेमस है, उनकी कितनी इकसाम है। वैसे तो सैकड़ों इकसाम है, लेकिन जो मशहूर इकसाम थी ना वो मैंने आपके साथ में शेयर की, जिनमें सिंदरी जो है वो भी बहुत मशहूर है, और इसके अलावा लंगड़ा आम जो है वो भी बहुत मशहूर है, और नीलम और लाल बादशाह, ये सारे आम जो अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाए। अच्छा, अब जो खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई ये 25 मई को पाकिस्तान से रवा सीजन 1,25,000 टन जो है वो आम एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को, क्योंकि कितना ज़बरदस्त रहेगा एक्सपोर्ट के लिए भी ये, और जो मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी आम के दीवाने हैं, फलों के इस बादशाह के दीवाने, वो तो बस उनका तो इंतज़ार जो है ना वो ऐसा होगा कि पल पल उनको इंतज़ार हो रहा होगा कि भाई हमने ये फ्रूट जो है वो लेना है और खाना है, क्योंकि ये बड़ा एनर्जेटिक भी है और डिलीशियस भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये सौगात है, सौगात ठीक है ना, है। हम इसको सौगात तोहफा कहेंगे। भी कह सकते हैं ना बिल्कुल। इसको, कि अगर आप ये- किसी के घर भी जा रहे हैं मिलने के लिए तो आप जो है वो आम का तोहफा लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सौगात तो है, बस लोग फिर एक अब दूसरे के महराज घर भाई भी- जब आम उरूज पर होंगे और आम आ जाएंगे यानी अगले हफ्ते से, तो फिर महराज भाई से टिकट 10 में आमों का तोहफा लाया करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल लेके आएंगे आम का तोहफा आपके लिए। अच्छा, 1,25,000 टन एक बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सही। अच्छी खबर है ये हाँ। कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हाँ। और जाहिर सी बात है ज़र मुबादला का मामला भी है, मईशत को भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, सही, हाँ। ताजिरों को, व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, ये तो हाँ। बहुत अच्छी खबर है। और बाकी बात ये है कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें हर किस्म के आम भी मिल जाते हैं, हम बड़े मज़े से खरीद के अल्हम्दुलिल्लाह, खा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जो बैरून मुल्क बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, Right. 7 समंदर पार जो बैठे हुए जी, हैं, जी। अच्छा, उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ार है उनको कि भाई ओके। अब ये सौगात हाँ, पाकिस्तान में आ बिल्कुल। गई है, तो अभी हम और वो तक मिस कैसे करते हैं पहुंचेगी? ये सारी चीजें ना, हाँ। ये सौगात वो मिस करते हैं कि भाई पाकिस्तानी आम जो है वो पता नहीं कब आएंगे मार्केट में, कब वो एक्सपोर्ट करेंगे, कब हम तक पहुंचेंगे। तो बस ये इंतजार जो है ना वो आप लोगों का बस खत्म होने को ही है। खुर्शीद भाई, मैं चाहूंगी कि इस हवाले से आप भी बताएं कि एक तो 25 मई से ये एक्सपोर्ट बाकायदा तौर पर जो है वो इसका आगाज होने जा रहा है। एक तरह से मैंगो मैनिया भी कह सकते हैं इसको, फेस्टिविटी भी है वहाँ के लोगों के लिए कि भाई वहाँ पर अब इस तरह से उनको आम मिल सकेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि रवा सीज़न जो है वो जनूबी अफ्रीका की जो नई मंडी है वो भी मिलने का इम्कान है, तो ये कितना अच्छा हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए? देखिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए तो अच्छे नंबर्स आएंगे। हाँ, और जिस तरह से पाकिस्तानी मईशत अब बेहतरी की तरफ गामजन है, हाँ। तो उसमें जो वैसे तो हर फ्रूट्स की अपनी एक वैल्यू है, तो वो मईशत में अपनी वैल्यू ऐड करता है, लेकिन आम का ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिसमें आप देखेंगे कि कुछ ही एक 1 वीक के आफ्टर 1 वीक बाद के मुल्क के सियासतदान और मुल्क के समाजी रहनुमा वो और एक दूसरे को तहाइफ भेजते हैं। तहाइफ भेजते ये हैं, वाहिद बिल्कुल। फल है हाँ। जो तोहफतन भेजा जाता है। तोहफतन अच्छा, भेजा एक जाता इतना है। बड़ा बॉक्स होता है, उसमें 8 के करीब आम होते हैं, 10 हाँ, आम होते हैं। हाँ। नवाबज़दा नसरुल्लाह खान मरहूम जो पुराने सियासतदान थे, उनके बागात हैं आम के, तो वो अक्सर जो सियासतदान थे उनको वो आमों के तोहफे भेजते थे। उसके अलावा पीर बगारा साहब जो हैं वो उनकी तरफ से आमों के तोहफे जाते हैं। फिर सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन है, उनकी तरफ से मुल्क भर के सियासतदानों को तोहफा जाता है आम का। तो आम तो एक बड़ी अच्छी सौगात है, बहुत अच्छा। इसके अलावा जो बैरून मुल्क जो आम जाता है, अमेरिका, लंदन, यूरोपीय ममालिक में जो आम जाता है, तो हमारी मुल्क की जो मैशत है उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अमेरिका में भी एक आम जो है तकरीबन $15 से $18 का मिलता है।
ओके। ठीक है, और हम यहाँ जो है वो 400 रुपये किलो जो है वो इस वक्त भी मुनासिब आम जो है वो 400 रुपये किलो आराम से मार्केट में देखें जी, लेके आप- अल्लाह ताला की नेमत ये कितनी है बिल्कुल हमारे मुल्क पाकिस्तान में, को हमें इस कितनी खित्ते को नेमतें इस खित्ते को अल्लाह ताला ने नेमतों फलों से मालामाल किया नेमतों हुआ से है। मालामाल किया हाँ, हुआ है। बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे ऐसे हैं। ही। वरना यकीन करें कि आम जो ये फलों का बादशाह कहलाता है ना, ये वाकई इतना ज़्यादा लोगों में मशहूर है, और जो मुल्क से बाहर लोग हैं ना, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों से पूछें आप कि वो किस तरीके से लोगों से कह सुन के कि भाई आम ले आना और हमें आम खाने, तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में जो है ये तमाम तर चीज़ें हमें मुयस्सर हैं, मौजूद हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, और ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये टॉपिक जो है तकरीबन हर किसी के दिल की आवाज़ है। आजकल जो सिनेरियो बना हुआ है भाई, तो उसमें जो है कुछ इस तरीके से है कि ये टॉपिक के हवाले से आप जब भी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ जी, अब ईद के दिन आ गए हैं, ईद उल अज़हा जो है उसकी आमद है, और ईद उल अज़हा की आमद पर जो है आज हम बड़ी बातें नहीं करेंगे, आज हम बातें करेंगे मंडियों की, आज हम बातें करेंगे उन जगहों की जहाँ पर बड़े बड़े सौदे होते हैं, ठीक है ना जी। तो बातें कम और बड़े बड़े पैसे और बड़े बड़े सौदों की आज बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि बकरों का क्या सिस्टम चल रहा है जी। अंदरूने सिंध से मुख्तलिफ इकसाम के जो बकरे हैं उनके ब्लॉक्स में अब रौनकें बहाल हो गई हैं, और स्क्रीन पर ज़रा ये आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त ये मनाजिर है जी। ये बकरों का ब्लॉक्स है जी, और ये आपको लग रहे हैं ना ये छोटे छोटे क्यूट से बकरे हैं, लेकिन इनके जो सौदे हैं ना वो बड़े बड़े सौदे हैं, इनके पैसे जो हैं वो भी बड़े बड़े हैं। कराची, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह से बड़ी तादाद में बकरे और दुम्बे नादन बाईपास मंडी में मौजूद हैं, और फिर टापरी, गुलाबी, कामूरी, राजनपुर के नाची बकरे और दुम्बे इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं भाई। देखिए ये है बकरे जो इस वक्त अपने ब्लॉक में मौजूद हैं और मज़े से इधर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? कलजे दुम्बों की खूब धूम मची हुई है, ये अभी मैं महराज भाई से पूछूंगी। महराज भाई, ये कलजे दुम्बे कौन से होते हैं? अच्छा जी, बकरों और दुम्बों की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 15 से 20% इजाफा हुआ है। मतलब असल जो बात है ना वो ये है कि आप बकरों की क्यूटनेस देखें और ये आप ब्लॉग्स देखें, यहाँ पर क्या ज़बरदस्त ये रिलैक्स कर रहे हैं, क्या माहौल है जी, और ख़बर देखें ये आपकी कितनी ये ज़बरदस्त है। महराज भाई जी, बकरे बड़े क्यूट हैं, लेकिन कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 1% नहीं, 2% नहीं, 15 से 20%। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बंदा बैल ले आए इनकी जगह, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बकरे वाकई बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और जो खासतौर पर नस्ली बकरों की अगर बात करते हैं, गुलाबी हो गया, कामोरी हो गया। हाँ। अच्छा, ये कलजे जो- दुम्बे कौन से? अच्छा, ये कलजा नहीं है, मैं हाँ, आपको हाँ, बिल्कुल मुझे, हाँ, कजला हाँ। कजला बोलते हैं। कजला, कजला। ओके, यही ना। अब ये ये है कजला। जी। तो जो लोग मेरी तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं वो जान लें ये है कजला दुम्बा। ये क्या होता है? अच्छा देखिए, दुम्बों में कई इकसाम होती हैं, जंगली भी होते हैं उसमें। अच्छा, चक्की वाले दुम्बों में मुख्तलिफ होते हैं। ये जरा ब्राउन टाइप का होता है ना। अच्छा, वाइट और ब्राउन कजला टाइप का दुम्बा होता है कजला दुम्बा। सही, ओके। ये बहुत ज़्यादा इसके पैसे भी एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि ये जो भी पालता है ना, ये आम तरीके से नहीं पालता। कि मतलब आपने एक पूरा रेवड़ जो है किसी ने गांव में रखा हुआ है और उसको पाल रहा है, नहीं। इसकी बड़ी निगहदाश्त की जाती है, बड़ी साफ़ सुथराई इसके लिए, और उसको बड़ा ख्याल रख के इसको पाला जाता है। तो ये 2-2 लाख रुपए का भी बिकता है, 2.5 लाख रुपए का भी बिकता है। और कोई बहुत ही अगर ज़्यादा वजनी है तो 5-5 लाख रुपए भी चला जाता है। अच्छा, उसके खरीदार सारे नहीं होते हैं, सही, ठीक है ना। इसी तरह बकरे पे आ जाए तो गुलाबी के खरीदार आपको अलग मिलेंगे। गुलाबी के खरीदार अच्छा, गुलाबी मीन्स क्या होता है? गुलाबी मीन्स ये होता है कि वो मुंह पे वाइट होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी आंखें और ये नाक का जो हिस्सा है, मुंह जो है, ये पिंक कलर का होता है, तो उसको गुलाबी कहा जाता है। अच्छा, उसके रेट्स गुलाबी जो है ना वो दुम्बे से और बकरे से ही बात शुरू करेंगे, लेकिन इंस्टेंट ब्रेक आ गया है, तो ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा जो है ना वो प्रॉपर प्रोमिनेंट करके फुटेज दिखाएं, ताकि हम महराज भाई से जो है पूछ सकें कि महराज भाई कौन कौन से जो दुम्बे हैं और कौन कौन से जो बकरे हैं वो किस किस तरह से होते हैं, उनके क्या क्या जो है वो रेट्स होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम फुटेजेस देखें। महराज भाई ज़रा आप फुटेज देखें, खुर्शीद भाई आप भी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। ये ज़रा बताएँ, इसमें जो है वो ये जो दुम्बे नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें कामूरी कौन सा है? ये वाला कामूरी दुम्बा या बकरा है? ये तो देखिए, ये बकरे हैं, सही ना, इसमें दुम्बे मौजूद नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं, जिनके ज्यादा लंबे कान होते हैं ना, ज्यादा लंबे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे कान होते हैं, बहुत लटके होते हैं। अच्छा, वो होते हैं कामोरी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो गुलाबी होते हैं, मैंने आपको बताया, वो पूरे वाइट होते हैं, और उनकी जो आंखें, आंखों का हिस्सा और मुंह का अगला हिस्सा जो होता है वो पिंक कलर का होता है। उनके रेट्स अलग होते हैं, नॉर्मल के रेट अलग होते हैं। तो ये कराची में ही होता है सब,
अच्छा। ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा कि भाई कजला क्या है, हाँ। और कामोरी क्या है, और गुलाबी क्या है। ये सारी किस्में आपको इसलिए मिलेंगी कि यहाँ की जो हमारी कस्साब बिरादरी है उसने इन चीज़ों को इतना प्रमोट किया है पिछले सालों में, सही, कि भाई जानवर जो है वो कि उन्होंने ब्रांड बना दिया उसको इनको ना, ब्रांड बना दिया। ब्रांड बना दिया ब्रांड भाई, बनाने बकरों का की भी नुकसान ब्रांड ये है। हुआ हाँ। कि वो एक आम आदमी की खरीद से दूर चला गया, क्योंकि व्यापारी तो पहले सब कुछ साथ ही रहता था और भेज देता था। हाँ। अब वो अलग कर देता है उसको कि ये गुलाबी है, इसको कामोरी को अलग करो। जैसे ही बंदा को खरीदने आता है तो सबसे पहले वो उसकी नस्ल बताता है कि भाई कामोरी नस्ल है, इसके तो पैसे ही 1 लाख से शुरू इतना होंगे। ब्रांडेड है भाई। खुर्शीद भाई आप जो है वो बताएं कि आप क्या बताएंगे हमें कि किस तरीके से लोग जो है ये ब्रांडेड, जिस तरह से मिराज भाई कह रहे हैं ना कि कसाबों ने ना इनको ब्रांडेड बना दिया, मतलब इनकी ब्रांड कर दी उन्होंने। ये एक कोई मेरे पास यहाँ पर है टापरी जो है ना वो बकरा, ये कौन सा है बकरा टापरी, ये जरा मुझे बताएं। ये नाची भी है, राजनपुर भी है, ये इन्होंने खुद अपने नाम रखे होते हैं इन्होंने। नाची बकरे का मामला दूसरा है। नाची बकरा वो आप अगर कोई म्यूजिक या ढोल बजाना उस पर रक्स करना शुरू कर देता है, और उसकी चाल ऐसी होती है कि जैसे वो नाच रहा हो, तो इसलिए उसको नाची कहा जाता है। ये देखिए जी, नाची बकरा। मैं चाहूंगी हम ना नाची बकरा अपने शो पे भी बुलाएंगे और नाची बकरे से जो है ना वो रक्स भी करवाएंगे हम। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। क्योंकि देखें ये नवाबशाह से करीब एक छोटा गाँव है दौड़, सही, वहाँ के बकरे बहुत मशहूर हैं। अच्छा। हाँ, सांगड़ के बकरे बहुत मशहूर हैं। उसके अलावा थरपारकर से बकरे बहुत आते हैं। हाँ। तो ये तो जो नाम रखे हुए ये तो खैर अपने ही खुद साख्ता नाम है। बेसिक तो मकसद इसका ये है कि कुर्बानी आपने करनी है। हाँ। और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, बिल्कुल। हाँ। और बाकी जो ब्रांड जो नाम है, हाँ। 15 लाख रुपए की गाय है, 50 लाख की गाय है, शोबाजी नहीं। हाँ, ब्रांड पे काम हो रहा है, ब्रांड पे काम हो रहा है। और इस बात पे काम हो रहा है कि किसके घर में कितनी महंगी गाय आई है और कौन सा बैल जो है, कल्लू बैल, टिल्लू बैल, बबलू बैल जो है वो कितना तगड़ा है, कितना वजनी है। बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक और टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो हमारे टॉपिक की जानिब से बढ़ने से पहले जो है हम करते हैं बर्थडे विश। और ये जो हैं, ये कौन है जी? ये हैं नकाश हाशमी, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं ट्रांसमिशन 21 के। तो नकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। और बड़ी ज़बरदस्ती जो है इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है भाई, क्या नकाश ने बड़ी अच्छी पिक्चर लगाई हुई है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। एक और शख्स जो हैं, एक और कहना चाहिए करस्पॉन्डेंट जो हैं, उनकी भी बर्थडे है। और जनाब ये हैं रिजवान अहमद। तो रिजवान भाई हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। रिजवान भाई, आपको आपकी सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ढेरों खुशियाँ दे। तो अब बात करते हैं खामोश कातिल की, यानी कि शुगर की। क्योंकि ये इस तरह से छुपी हुई होती है जिस्म में कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि इसका इलाज किस तरीके से करें। और जब टाइम आता है ना, मतलब जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और चेक कराता है, तो वो शुगर जो है बहुत सारी चीज़ों को बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट कर चुकी होती है। तो शुगर का क्या इलाज है, इसको किस तरीके से जो है वो बैलेंस किया जा सकता है या इसको मुकम्मल ख़त्म भी किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें हकीम भाई ने, शाह भाई ने ज्वाइन किया है। और हमारे साथ जो हैं डॉक्टर निदा शकील मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, तो शाह भाई इस वक्त हमारे साथ हैं और निदा शकील जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन शाह भाई जो है इस वक्त मुझे लग रहा है कि बात करना नहीं चाह रहे हैं और वो करके दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आपने जो है वो ज़्यादतीज़ को जो है बैलेंस करना है या उसका खात्मा करना है। शाह भाई क्या करने जा रहे हैं आप, ज़रा बताएं। बड़ी जो है ना वो चीज़ें लेके बैठे हुए हैं आप। बेटा एक चीज़ मैं वाजे करना चाहूँगा कि अपनी शुगर को चेक करते रहा करें। शुगर को चेक करते रहा, और अगर किसी को विरासत से शुगर है तो फिर वो उनके बच्चों में जो है वो भी हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट जरूर करवा लिया करें। शुगर आने में कोई पता नहीं लगता। और जिनकी बॉर्डर लाइन पे है वो कोई दवा नहीं खाएं, बल्कि वो एक्सरसाइज से और परहेज से अपना शुगर को वापस कम कर लें। सही, उसकी दवा लेकिन नहीं शाह भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि शुगर को बैलेंस तो किया जा सकता है, क्या शुगर को खत्म भी किया जा सकता है? नहीं, इसको देखें, बाज कोई ऐसी चीज़ जब लबलबा डैमेज हो जाए फिर उसको आप नहीं ठीक कर सकते। बीच में ये आर्टिफिशियल लबलबा आया, काफ़ी चीज़ें आई हैं, तो अभी तक उनके रिजल्ट्स के बारे में मुझे इल्म नहीं है। सही, ठीक है, लेकिन ये है कि जब हो गई है तो वो हो गई है। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, शुगर हो गई है, उसकी एक दवा होती है, वो खाएं। जिस तरह आम इंसान जिंदगी गुजार रहा है इस तरीके से गुजारिए। एक फल रोजाना खाया करें और अपने आप को खुश रखा करें। जैसे मैं चिल चौक करता रहता हूँ। जी भाई, क्या बात है हमारे शाह भाई की। शाह भाई जो है वो बिल्कुल चिल रहते हैं और इसी तरीके से आप इनकी फिटनेस देख के आइडिया करें
कि जो रेमेडीज आपको बताते हैं वो कितनी जबरदस्त होंगी। अभी आप क्या करने जा रहे हैं, देखिए, ये अपने बताएं। शुगर को, अगर शुगर की कोई मेडिकेशंस हैं वो अगर खा रहे हैं तो उसे जारी रखिए, और अगर इंसुलिन है तो उसे भी जारी रखिए, उसको भी उसमें नागा ना कीजिएगा एक दिन का भी। और जब शुगर कंट्रोल में आ जाए तो फिर उसके बाद अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। खुद से नहीं। ठीक है, शुगर को कंट्रोल करना और मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव का जलना, इन तमाम को ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने जामुन की गुठली, ये इसका पाउडर है, ये आप लेंगे 100 ग्राम। अच्छा, सही। और ये है गुड़ मार बूटी, गुड़ मार बूटी, सही। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। सही। और ये है करंजुआ, सही। इसको छिलका उतार के, इसका मगज जो है वो वाइट कलर का होता है, ये उसका पाउडर है। सही। ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। मगज 100 ग्राम लेना, छिलका उतार के। सही। और ये है चंदन के पत्ते, हाँ। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेंगे, ये 400 ग्राम हो जाएगा। सही। तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा चल जाएगा ये। सही। और इस तरीके से पहले इन तमाम चीज़ों को साफ करें, फिर बारीक पाउडर बना के एक ही मशीन में डाल के पाउडर बना लें। और 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अच्छा। और ये कंटिन्यू आपने 2-4 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा तो 1 हफ्ते में काफ़ी बेहतर लगेगा। हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर हो जाएगा, सांस फूलता है, कमज़ोरी फील होती है, ये सारी चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी। सही। और आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। एक्टिव और होना अपने शुरू शुगर हो को चेक करते रहें। अपने ठीक शुगर है? को चेक करते और दवाओं में रद्दोबदल करनी है, खुद से प्लीज़ ना कीजिएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये रेमेडी रोजाना जो है ये रोज़ाना के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम 2 टाइम खाने से पहले पानी के साथ। खाने से पहले? हाँ, अगर अच्छा, भूल अगर जाए कोई तो खाने के 1 घंटे बाद ले लें, कोई अच्छा, हर्ज नहीं। मतलब दिन में आपने खाना खाया में और फिर 2 बार। इसको दिन में 2 बार। 2 बार। सही। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी है, इससे आपकी जो शुगर है वो बैलेंस रहेगी। डॉक्टर निदा शकील ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा निदा, शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, बहुत सारी बातें भी की हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकई इंस्टेंट ट्रीटमेंट या एडवाइस या लाइफ स्टाइल जो वाकई शुगर के पेशेंट्स की ज़िंदगी बदल दे? लाइफ को एतदाल में रखें, एतदाल से खाएं। हाँ। ठीक है, जंक ना खाएं। हाँ। स्ट्रेस ना लें, नींद सही करें, वॉक और एक्सरसाइज करें। किसी तरह की भी शुगर हो, ख़त्म तो नहीं होती, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, ख़त्म नहीं होती। हाँ। मगर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। सही। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे और आप सिर्फ दवाओं पे ही यानी अपना इन्हिसार रखेंगे, तो ऐसे लोगों की शुगर कभी कंट्रोल नहीं होती जो अपनी हैबिट को सही नहीं करते। सही। तो हैबिट अच्छी करनी पड़ेगी। हैबिट अच्छी करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें जो है वो इन रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए शुगर को बैलेंस करने के लिए? सबसे पहले कि नाश्ता सबसे बड़ी प्लेट हाँ। होना चाहिए, और हेल्दी, मतलब हेल्दी का मतलब ये है कि आप चीनी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस ना लें। हाँ। एक हेल्दी नाश्ता करें। हाँ। और बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की तरफ आएँ। सुबह सबसे बड़ी प्लेट में नाश्ता करें, फिर उससे छोटी प्लेट दोपहर को, और रात को सबसे क्वार्टर प्लेट जितना खाना खाना चाहिए। सही। और रात को अर्ली खाना चाहिए। हाँ। और खाना खा के फ़ौरन सो नहीं जाना चाहिए। नींद सही करनी चाहिए। जो हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, रात रात भर लोग जागते हैं, स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर ऑफ रेजिंग शुगर एंड ब्लड प्रेशर इन अ पेशेंट। तो ये जो स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, ये ब्लड प्रेशर और शुगर को कभी कंट्रोल नहीं करती। सही। ठीक है, वॉक करें कम से कम 30 मिनट की, या कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज। सही। साइकिलिंग। शुगर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और स्पेशली जब आप ओल्ड एज में हो, आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड जो बुज़ुर्ग होते हैं या ख़वातीन होती हैं, अगर उनको शुगर है या और भी दीगर चीज़ें, लेकिन उनकी भूख जो है यानी एपेटाइट उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, जो बाकियों के लिए भी इस तरह से परेशानी का बायस बनती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या डाइट देते रहना चाहिए। क्योंकि आप शुगर के पेशेंट को जब कोई चीज़ बार बार दे रहे होते तो आपको खुद ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये शुगर में खा सकते हैं या नहीं खा सकते। थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि उनकी एपेटाइट कंट्रोल वो कैसे हो सकती है? कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो भूख लगवाती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कोशिश करें कि उन दवाओं को मिनिमाइज करके रखें। डॉक्टर से जाके आप पूछें कि ये हाइपोग्लाइसीमिया जो दवाएं कराती हैं वो बार बार भूख लगवाती हैं। अच्छा। या इंसुलिन जो लोग लेते हैं उनको भी भूख लगती है। तो एक तो उनको भूखा नहीं रहना है। अपना खाना 5 वक्त में तकसीम करें, थोड़ा थोड़ा खाएं और 5 वक्त खाएं। वो 3 वक्त खाने वाला रूटीन जो है ना, वो कुछ शुगर के पेशेंट्स को हम मना करते हैं, खास तौर पे जो इंसुलिन पे होते हैं। हम कहते हैं 5 वक्त थोड़ा थोड़ा तकसीम करके खाएं। लेकिन अगर 5 टाइम से भी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ऐसा या होता ज़्यादा नहीं है एक्सेस यूजुअली। भूख अगर लगे, ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी दवाओं में रद्दोबदल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ज़रूर कोई ऐसी दवा चल रही है जो आपकी शुगर एकदम से लो करती है, तो आपको अचानक भूख लगती है, तो ये डेंजरस है। अच्छा। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि भूख लग रही है अचानक से, तो वो डॉक्टर के पास जाए और वो अपनी शुगर उस वक्त ज़रूर चेक करे।
शुगर ऐसा ना check हो करें। रहा हो कि उसकी शुगर लो हो रही हो, शुगर तो लो उसको हो रही दवाओं को अपनी जो है ना क्या कहते हैं कम मैनेज करने ज़रूरत की है, या उसकी मैनेज डोज करने की, जो है वो इंसुलिन ठीक के करने डोज को की ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि ये सही। होना नहीं चाहिए इस होना तरह नहीं से। चाहिए। अच्छा जी। और होता ये है कि आपको जो है ना सिर्फ चीनी और आलू और जंक से परहेज करना चाहिए, बाकी जितने स्नैक्स हैं, जैसे अगर आप मौका देंगे तो मैं फ्रूट्स कौन बताऊंगी। से? बिल्कुल हाँ, फ्रूट्स। बिल्कुल। फ्रूट्स जो है ना, जैसे आम, केला, खजूर, अंगूर, इंजीर, ये 4-5 फल हैं जो कि बहुत, जिसमें कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स जो है ना बहुत सही, ज़्यादा होता हाँ, है। आम, केला, खजूर, हाँ। अंगूर और इंजीर। जी, जी। बाकी जितने छिलके वाले फल हैं वो आप खा सकते हैं। अच्छा, अब छिलके वाले फल को छिलके के साथ सेब। खाएं, जैसे सेब छिलके के साथ, सेब ठीक छिलके है, के आड़ू साथ। छिलके के साथ, अमरूद छिलके के साथ। सही। अगर आप उसका जूस निकाल के पियेंगे तो वो शुगर के वालों के लिए नुकसानदेह होगा। ओके, ठीक है, सही, तो आप हाँ। 1 या 2 फ्रूट 2 खाने के दरमियान खा बहुत सकते सारे फल ऐसे होते हैं जिसको शुगर से मंसूब कर दिया जाता है कि भाई ये शुगर के पेशेंट्स के लिए हैं। वो कौन से फल होते हैं? वो जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कौन से जो कड़वे फल होते हैं, कड़वे ठीक फल है, होते हैं, हाँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसी कुछ भी नहीं चीज़ है। का अगर आप जूस बना के पियेंगे तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने हर fruit उसकी में इंटेंसिटी थोड़ा शुगर सा की ज्यादा sugar होती है तो डाली ज़ाहिर है फिर तो आपका जूस तो ब्लड आपने ग्लूकोज पीना ही लेवल नहीं जो है वो हाँ। उसको एक मुट्ठी का अनबैलेंस हिसाब करेगी। रखें, जितना हाँ, आपकी हाथ की मुट्ठी बनती है, हाँ। इतना फल खाना चाहिए रोजाना। सही। ठीक है, चाहे वो nuts शुगर हो, पेशेंट को। शुगर पेशेंट को सही। इतना खाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर शुगर्स। कुछ लोगों को हम 2 दफ़ा भी करते हैं कि 1 खाने के दरमियान ये और 2 खाने के दरमियान ये ना। हाँ। कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही अलाउ होता है, तो ये मुट्ठी याद रखें। चलिए जी, शुगर पेशेंट जो हैं उन्होंने इस तरीके से इस तरीके ये जो ये आप मुट्ठी देख रहे हैं ये बिल्कुल भी मुक्का नहीं है और ये मुट्ठी है, तो आपने जो है ये इस तरह से फल लेकर खाने। शाह भाई ये बताएं कि जिस तरह से अभी डॉक्टर निदा ने बताया कि इस तरह से फल खाने चाहिए और क्वांटिटी 5 टाइम्स जो है वो आपको जो है ना वो कर लेनी चाहिए, ताकि 5 टाइम्स अ डे आप खाएं, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शुगर की वजह से आपकी जो भूख है, एपेटाइट है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रही, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई शाह भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर निदा भी हैं। बात हो रही है कि जी शुगर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे बैलेंस करें, कौन सी डाइट जो है वो हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करें। शाह भाई ये बताएं कि शुगर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शुगर को बैलेंस किया जा सकता है। फ्रूट्स तो हमें बताए डॉक्टर निदा ने, आप हमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ बताएं जिससे शुगर पेशेंट का पेट भी बढ़ जाए, एनर्जी भी रहे और उनकी शुगर जो है वो मेनटेन भी हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो जैसे बेऐब सब्जियाँ हाँ, उनका इस्तेमाल करें। उसमें जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, भिंडी, आप इनका इस्तेमाल करें। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और साथ में पेट भी भरेगा, जो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर है। जैसे भिंडी और अरवी हुई, ये लेसदार होती हैं, वो उनके घुटनों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सही। इसका इस्तेमाल करें। टिंडा, टिंडा। शलजम बताया आपने क्या? टिंडा, तुरई, तुरई, लौकी, लौकी, शलजम शलजम और अरवी, भिंडी। अच्छा, भिंडी भी। माणू कद्दू, अच्छा ये खाएं। अच्छा, हाँ, भिंडी भी कहते हैं बहुत अच्छी होती है ये जोड़ों बहुत के दर्द ज़्यादा के लिए बेहतर और होती है। घुटनों के लिए ना। अच्छा, एक चीज़ बेटा मैं ये भी बताऊंगा कि जिस तरीके से शुगर अप एंड डाउन होता है, साथ में ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन होता है बार बार, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर के पास फौरी चले जाएं। उसकी वजह यह है कि इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे और आपके गुर्दों पे होगा, जो कि आपका यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर आगे चल के कोई गलत सिचुएशन पैदा हो, खतरनाक हो जाए, उससे पहले आप वक्त पे डॉक्टर के पास। शुगर के पेशेंट्स ज़्यादातर ये शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख ज़्यादा लग रही है, या फिर उनकी नज़र जो है वो ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और घुटनों में ज़्यादा पेन होती है। इसका क्या हल है? स्पेशली घुटनों के दर्द के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग कहते हैं कि जी आपने हमें बताना है कि घुटनों का दर्द है या खिंचाव है या पट्टे खिंच गए। नहीं बेटा, इसका शुगर का घुटनों से इतना ताल्लुक नहीं है। हाँ, नहीं, ये मैंने आंखों से रैंडम, हाँ, आंखों से है, दांतों से है। लेकिन घुटनों के लिए मैंने आपसे अलग से पूछा कि उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जिनके घुटनों में गैप आ जाता है वो अर्थराइटिस होता है। अच्छा, उसमें टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, जोर लगा के उठते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 4 जड़ी बूटियां लेनी। सही। आपने लेना है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। और अश्वगंधा, जिसे अजगन नागौरी कहा जाता है, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है, सही। ये भी 50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, ये भी 50 ग्राम। सुरंजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है। बाकी तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम में मिला के बारीक पाउडर बना लें,
1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से लें। सही। आप देखना 4-5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। हाँ। आप ये कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। रोग में सही। अच्छा, अभी आंखों के और लिए याद रखिएगा, कोई भी चीज़ रेमेडी होती है, जो भी चीज़ हाँ। होती है, जो 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। 5 साल में भी। ये वैसे शाह भाई हमेशा ये बात जरूर करते हैं, आंखों के लिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिनकी जी, आंखों पे असर पड़ता है, वो क्या करें? देखिए, वो सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लें, अच्छा। और जिनकी भी आंखों पे असर पड़ हाँ, रहा हो हाँ। शुगर की वजह से, तो आपने लेना है गुले मुंडी और सौंफ। गुले मुंडी और सौंफ ये दोनों 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच खाने वाला, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ, चाहे खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है इसका। और ये कंटिन्यू आपने 2-3 महीने यूज़ करना है। आप देखिएगा कि पहले ही महीने में काफ़ी बेहतर होंगे आप, दूसरे महीने में और बेहतर हो जाएंगे। जहाँ मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक लें। सही। डॉक्टर निदा, जिस तरीके से हम पूछ भी रहे, रेमेडीज़ भी पूछ रहे हैं, वहीं आप बताएं कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो आपके पास किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ आते हैं और वो क्या बताते हैं कि शुगर की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉम्प्लिकेशन? सबसे बड़ी तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगी कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, साइलेंट। हाँ। और ब्लड प्रेशर भी, जो उन्वान भी था आज हाँ, का ना, बिल्कुल। कि लोग इंतज़ार ये करते हैं सबसे पहले कि मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता तो मैं डॉक्टर के पास क्यों आऊँ? अच्छा, मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मैं शुगर क्यों चेक करूँ? क्यों चेक करूँ? ये बड़ा ही पेचीदा बात है ये, और ये आपको कभी कभार यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हाँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर आपको जीन्स में आपकी शुगर है तो 40 के बाद तो आपने चेक करनी करनी, बल्कि आजकल तो 20-20 साल के बच्चों को शुगर है। हाँ। सालाना एक शुगर तो कराएं अपने। हाँ। कभी भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हो, जैसे हाँ। कि पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पानी ज़्यादा पीने का दिल चाह रहा है, हाँ। डिहाइड्रेशन हो रही है, थकान हो रही है बेवजह, ठीक है, या दांतों में दर्द हो रहा है, नज़र ख़राब हो रही है, तो शुगर ज़रूर चेक करें अपनी। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है और अगर एज ऐसी है तो आपने शुगर चेक करनी करनी, वज़न ज़्यादा है शुगर चेक करनी है। अगर ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर हुई है तो उनको हर साल अपनी शुगर चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, जो साइलेंट किलर वाली बात है, ये कभी कभार पेशेंट लैंड ही ऐसे करता है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल हो गई, आंखें ख़राब हो गई, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें, या डायबिटीज़ में फुट के प्रॉब्लम्स हो गए, इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, पता ही नहीं होता लोगों को कि शुगर है, या कभी पता चला होता है कि बॉर्डर लाइन थी, वो 3-4 साल पहले पता था, हमने चेक ही नहीं की उसके बाद, और अचानक से हार्ट अटैक, फालिज और गुर्दे के फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो ये जो साइलेंट वाली बात है ना, ये जहन में रखें और अपनी शुगर को मुस्तकिल चेक करें अगर आप शुगर के पेशेंट। बिल्कुल, शुगर को शुगर आपको की जो है वजह से ना, कंटिन्यूस चेक शुगर करना की चाहिए। वजह से हाथ पांव सुन हो जाते हैं। जी, सुन हो चप्पल जाते हैं। निकल हाँ, जाती बिल्कुल, है। अभी मैं यही पूछने वाली थी कि शुगर के पेशेंट्स अक्सर ये या। कंप्लेन भी करते हैं कि सुन हो रहे हैं हाथ पाँव। क्या सुन हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। अच्छा। हाँ, इस कदर सुन होते हैं, यूँ लगता है जैसे रेत पे चल रहे हैं। वो ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हाँ, ठीक है, सही, वो जो हाँ। कि नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, नर्व्स इस की वजह से प्रॉब्लम हो होती है, जाती सही। जी। तो जी तो शाह, इसको ठीक करने के लिए आपने 2 जड़ी बूटियां लेनी है। हाँ। एक सतावर, जिसे हाँ। सतावरी भी कहा जाता है, सही। ये आप 100 ग्राम ले लें। हाँ। बहमन सुर्ख, ये भी 100 ग्राम ले लें। हाँ। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सही। सतावर 100 ग्राम, बहमन सुर्ख 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। ओके। आप देखें आस्ते आस्ते ये सुनपन खत्म होता जाएगा। सही। जहाँ मुकम्मल ठीक हो गया वहाँ रोक दीजिए, वहाँ क्योंकि पर- शुगर की वजह हाँ। से और जो हम मेडिकेशंस ले रहे होते हैं उसकी वजह से अंदर के ऑर्गन्स जो कमज़ोर हो रहे होते हैं, रगें सिकुड़ रही होती हैं। सही। तो ये उनको ठीक कर उनको ठीक करेंगे कि अगर आपके पाँव जो हैं वो आपको फील होता है कि सुन हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने स्लीपर या चप्पल जो भी पहनी हुई आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो इतना नम होता है, इतना सुन होता है कि वो आपको पता नहीं चलता। अच्छा, आप जिस तरह से बात करी थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, ये इसके हवाले से मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है लोगों की? मेडिकल ट्रीटमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ। सबसे पहले कि अपनी शुगर को बराबर करें। हाँ। शुगर को बराबर नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी नर्व्स, बल्कि एक हद तक वो आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर मुस्तकिल डैमेज होगी परमानेंट, तो फिर आपका वो सुन अंगूठा या सुन जो उंगली होती है वो नहीं ठीक होती, नहीं ठीक होती। एक हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कि शुगर के पेशेंट्स के अंदर ना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और खून की रवानी भी बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से भी नर्व्स मुतासर हो रही होती हैं। तो खून को पतला रखने वाली गोलियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली गोलियां होती हैं। सिर्फ गोलियां नहीं, मतलब डाइट से भी आपने करना है, और ब्लड प्रेशर की गोलियां, ये सब भी टाइम पे लेनी है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स में B12 की कमी बहुत होती है, जैसे भी सही, B12 B12 की कमी होती है, हाँ। तो B12 की कमी की वजह से भी नर्व्स मुतासर हो रही होती हैं। सही। विटामिन D की कमी बहुत होती है, उसकी वजह से भी नर्व्स मुतासर हो रही होती है। तो ये सारी विटामिन्स को भी आपको पूरा रखना है, तभी आपकी जो न्यूरोपैथी है ना वो ठीक होगी, वो तभी और इसकी आप- पर्टिकुलर हाँ, ट्रीटमेंट भी लेनी बिल्कुल पर्टिकुलर इसके ट्रीटमेंट्स भी लें, तभी ये चीज़ें बैलेंस होती है। क्योंकि जो शुगर के पेशेंट है ना, उसको
24/7 अपना ख्याल रखना है, अपनी स्लीप का ख्याल रखना है और अपनी रूटीन का ख्याल रखना है। शाह भाई, एक ऐसी चीज़ आप शुगर के पेशेंट को क्या बताना चाहेंगे जिससे उनकी जो शुगर है उसमें कमी हो सकती है और लाइफ स्टाइल थोड़ा बेहतर हो सकता है कि वो चीज़ वो अपनी लाइफ में मर्ज कर लें, उसको इंटैक्ट कर लें अपने साथ? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करें, हाँ, जो ये सबसे बड़ी ज़्यादा बेहतर हाँ, होगा। हाँ, एक ये, दूसरा ये है कि अपने मुआलिज, अगर आप किसी डॉक्टर के पास हैं तो उससे अपने राब्ते में रहिए। सही। आप महीना 2 महीने में एक बार ज़रूर विजिट करें और अपनी दवाओं को भी चेक करते रहें और अपनी दवा वक्त पे इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रखें। और दूसरा, जिस तरह भी डॉक्टर निदा ने कहा हाँ। कि शुगर की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, खून भी गाढ़ा होता है, खून की रवानी भी सही नहीं होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारी एक जड़ी बूटी आती है, अर्जुन की छाल। हाँ। ये 40 साल बाद हर इंसान को इसका कहवा पीना चाहिए। अच्छा। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के पी लें आप गरम गरम, ठीक है। 1 कप रोज़ाना बना कर पिएं। आप देखें आपकी वेंस भी बेहतर होती जाएंगी। ये दिल के लिए भी बहुत बेहतर है, शुगर के लिए भी बहुत बेहतर है, कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करती है, ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करती है, सारी चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, प्लीज़ उसमें कोई रद्दोबदल खुद से ना कीजिएगा। सही। तो वही जो क्योंकि ये डॉक्टर्स की साइलेंट किलर है। और जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बाज़-औक़ात फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, हाँ, मैं लेकिन बिल्कुल आपको ठीक हूँ, हाँ, hidden आपको लेकिन अंदर तूफान शुगर बन जो है रहा वो, होता है। हाँ, उसने जो है तो वो काम इसलिए खराब किया प्लीज़ हुआ है। अपना चेकअप ज़रूर करवाते अपना चेकअप जो है वो ज़रूर ये है। खतरनाक होता है जो फीलिंग्स नहीं आती हैं। हाँ, सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिदा, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए। शो में जो है यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और मज़ेदार टॉपिक है जो कि कंटिन्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि शक और वहम में क्या फ़र्क है। वेलकम बैक। तो भाई आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है शक और वहम में क्या फ़र्क होता है। मैं भी खुद भी बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रही थी कि ठीक है, जब किसी चीज़ पर शक किया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा होता है कि भाई आप कहीं गलत साबित हो रहे होते। लेकिन अगर आपको वहम हो जाता है या आप किसी चीज़ के बारे में उस प्रोसेस से पहले गुजर चुके होते हैं, यानी कि इसकी सादा सी मिसाल ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि भाई जब मैं 1 बजे के टाइम यहाँ से जाऊँगी वापस तो मुझे किसी जगह पर ट्रैफिक जैम ज़रूर मिलेगा। वो शायरा फैसल भी हो सकती है, हसन स्क्वायर भी हो सकता है या नॉर्थ का एरिया भी हो सकता है और सम टाइम्स ऐसा होता भी है। तो क्या ये मेरा शक था या वहम था या ये मेरा वो एक्सपीरियंस था कि मैं रोज़ाना आती जाती हूँ तो मुझे पता था? तो इस हवाले से जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन हम्माद जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और हमारे साथ हैं सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप दोनों? अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल भी है, टिपिकल भी है और कुछ कंफ्यूजिंग भी है। तो मैं चाहूँगी कि नौशीन आप ज़रा बताएं कि शक और वहम में फ़र्क क्या है? सबा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम। एंड दिस इज बेसिकली आई वुड से कि शक और वहम इज बेसिकली डाउट एंड डिल्यूजन। सही। देखिए ना, शक है डाउट कि आपके कोई पास, जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि मेरे लिए जो ट्रैफिक जैम मिलेगा नहीं मिलेगा। यू हैड सम, वैसे मुझे आज लग रहा है ट्रैफिक जैम मिलेगा नहीं। आज नहीं मिलेगा, है ना। टुडे इज फ्राइडे, तो फ्राइडे को थोड़ा सा तो मतलब आज 3 या 4 बजे के बाद देखें, ये कराची वालों के आप तजर्बे देखें जी, 3 या 4 बजे के बाद जो है फिर आपको ट्रैफिक जैम मिल सकता है। तो अभी जो सबा को लग रहा है ये उनको डाउट हो रहा है। डाउट, अच्छा, ये शक हो रहा है, ये मुझे शक हो रहा है। हाँ, ये वहम नहीं है, ये हो गया शक, ठीक है। डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन है कि विच इज आपका कोई इनर बिलीफ सिस्टम है जो फैक्ट्स पे बेस नहीं करता, बस आपको एक वहम है। आपको एक चीज है कि वो लगती है कि आपको, जैसे अगर आपको लगे कि नहीं बारिश हो जाएगी, भाई बारिश के तो आसार ही नहीं हो रहे ना, अभी वापसी पे ट्रैफिक मिलना तो एक पास्ट एक्सपीरियंस है। बट वहम है समथिंग कि सबा को लगता है कि नहीं मेरे से तो कुछ आज बुरा होना है, आज तो कुछ अजीब सा होगा। सो शक इज डाउट एंड वहम इज डिल्यूजन, जिसको आजकल के बच्चे डिलूलू कहते हैं ना। so that is delusion। सही। जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शो के बाद जो है मुझे एक बाकर खानी ज़रूर मिलेगी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, पता नहीं ये वाइब्स मेरी कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है नहीं है, ये क्या है। मतलब अभी जो मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि जी शो के बाद मैंने बाकर खानी खानी है या मुझे मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। सलमान भाई, व्हाट इज़ दैट? क्योंकि इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करें। मुझे तो इसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट है ना वो नहीं समझ में आ रही कि वहम क्या है और शक क्या है। लोग किस तरीके से इसके बीच में फ़र्क कर सकते हैं? तो देखिए, चीज़ों को देखने के ना 4-5 एंगल होते हैं। एक स्पिरिचुअल एंगल होता है, एक जो है मटेरियल साइंस के एस्पेक्ट यानी मेडिकल साइंस के एस्पेक्ट से, एक फिलोसॉफिकल एंगल होता है, एक रिलीजियस एंगल होता है।
तो अगर हम इन दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करें ना, तो जो वहम होता है वो इंट्यूशनल होता है ज़्यादातर। अच्छा, उसके पीछे कोई नॉलेज नहीं होती। हाँ। आपको एक चीज़ इंट्यूशन की तरह आती है, मुझे वहम हो रहा है। सही। अच्छा, जो शक होता है, जैसे उन्होंने फरमाया कि वो उसके पीछे नॉलेज होती है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको होगी उतना ज़्यादा आप ओपिनियन बना के शक करने लगोगे चीज़ों के ऊपर। तो ये लाइन ड्रॉ करें हम। सही। दूसरी बात, जो वहम जो होता है, क्योंकि वो इंट्यूशनल होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी बन जाता है। उसको ओसीडी नॉर्मली कहते हैं बीमारी को। बहुत ज़्यादा वहमी हो जाना इंसान को, मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, तो जर्म्स तो नहीं लगे हुए, बहुत ज़्यादा हाथ धो रहे हैं, ऐसे बहुत ओवर कॉमन है कॉन्शियस हो जाते हैं आप। हाँ। अच्छा, शक जो होता है वो उसका ताल्लुक सेल्फ एस्टीम और ईगो से होता है। सही, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको चीज़ों पे शक हो रहा है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई ये तो नहीं, तो उसका ताल्लुक ज़्यादातर एस्टीम से होता है और आप ओपिनियंस की बेस पर शक करना शुरू करते हो। सही। अच्छा, ओपिनियंस किस बुनियाद पे बनाते हो आप? इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। सही। अगर इन्फॉर्मेशन है तो शक होगा, ओपिनियन बनेंगे और आप आगे बढ़ोगे। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शक नहीं करोगे। वहम, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको फीलिंग, इंट्यूशन आएगी। अच्छा, इसके पीछे अलग एक डिस्कशन है कि स्पिरिचुअली देखें तो ये आपको वहम क्यों होता है, इंट्यूशन क्यों होता है, आप खौफ ज़दा हो, इस वहम के पीछे खौफ खड़ा होता है। अच्छा जी। और अगर आपको वहम ज़्यादा हो रहा है तो आपके बचपन में या तो ऐसे आपके साथ सिनेरियोज हुए हैं बकौल सिगमंड फ्रॉइड के, तो आपको वो वहम की तरफ ले जाते हैं। खौफ भरा हुआ है ना आपके अंदर, खौफ भरा हुआ। तो अगर खौफ नहीं है आपके अंदर तो आप वहमी इंसान नहीं होगे। सही। अच्छा, इसका मेडिकल साइड ये है कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अगर आपकी डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई है तो आपके ब्रेन इस तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि आप हर चीज़ को एक क्वेश्चन मार्क बनाते हो और इंतहाई क्वेश्चन मार्क बनाते हो। सही। तो आप वहम करने लग जाते हो। वहम करने लग जाते हो। सही। अच्छा सलमान भाई, जहाँ पे आपने ये बात की ना, वहाँ पर मैं इस हवाले से ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और बहुत सारे लोग जो है फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि थोड़ा सा हम इसको क्राइम सेंस में अगर देखें कि भाई कोई एक शख्स है जो किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रहा है या हकाइक या सबूत की बुनियाद पे बात कर रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सबूतों को तोड़ मरोड़ देते हैं और वो जो शख्स सबूत या फैक्ट्स पेश कर रहा होता है वो उसको ये प्रूव कर देते कि नहीं आप गलत हैं या आप डिल्यूजन में हैं, ऐसा नहीं है। वो कौन सी स्टेट होती है जब इंसान अपने सही फैक्ट्स के ऊपर खुद शक करने लग जाता है? देखिए, एक तो अगर आपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पढ़े हो तो उसके अंदर गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि सामने वाले को फैक्ट जो हकीकत बात हो उस पर इतना रिवर्ट कर देना कि वो ये बिलीव करने लग गया कि मैं गलत हूँ। हाँ। एक तो ये एस्पेक्ट होता है। दूसरा ये कि ये जो प्रोसेस है ना, जैसा आपने बताया, गैस लाइटिंग तो सामने वाला शख्स कर रहा है ना, लेकिन जो शख्स उस अब जिसके ऊपर गैस लाइटिंग हो रही है वो शख्स उस स्टेट में कब आ जाता है और वो फिर कौन सी स्टेट कहलाती है? क्योंकि ये भी तो हाँ। अच्छा, गैस लाइटिंग होता है कि आप सामने वाले के बंदे के फैक्ट्स को डिनाई कर देते हो। हाँ। और इतना स्ट्रांगली डिनाई करते हो कि उसको ये बिलीव करवा देते हो कि आपके फैक्ट्स गलत हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गलत है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि शक होने लग जाता है उसको, या उसकी इन्फॉर्मेशन जब डिस्कार्ड हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन जीरो हो जाती है, तो वो वहम में कन्वर्ट हो जाता है कि आया मैं सही भी हूँ कि नहीं हूँ। तो इंसान फिर अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने जो उसके फैक्ट्स होते हैं, ओपिनियन, उन पे शक करने लग जाता है। उन पे शक करने लग जाता है। अच्छा जी, अब जिस तरीके से मैं सलमान भाई से बात कर रही हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि आप किसी के फैक्ट्स को जो है वो इतना ज़्यादा सामने वाला शख्स जो है वो इतनी इंटेंसिटी से उसका इनकार करे कि वो शख्स उस मेंटल स्टेट में चला जाए कि मैं ठीक भी कह रहा था या मैं गलत कह रहा था? ये भी तो एक शक या वहम के बीच का एक कन्फ्यूजन होता नहीं, क्या है? या दरअसल सलमान ने बहुत अच्छे से इसको पुट किया कि वहम इज़ वेरी लाइक यू नो इट्स इंस्टिंक्ट बेस्ड। वो आपकी इंटेंशनल लाइक अंदर से एक फीलिंग है। और लाइक वी स्पोक ऑफ गैस लाइटिंग, और जब हम अपनी ही ज़ात को डाउट करने लगते हैं, आई फील डाउट जो शक है ना, इफ आप उसको रियली बारीकी से उसके रूट में जाएं, इट्स ऑल्सो रूटेड इन कंट्रोल समवेयर। पीपल हु आर कंडीशनड, जिनकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग बहुत परफेक्शनिज्म की तरफ होती है, हु वांट टू एक्चुअली गेन कंट्रोल, so they want a lot of information, they doubt everything, they like you know second guess themselves. So कुछ individuals, yes narcissism भी इसमें आ सकता है, yes इसमें highly controlling personalities आ सकती हैं, yes इसमें self esteem आ सकती है, definitely like इसका extreme positive भी है, extreme negative भी है। तो आपको वो बीच का balance ढूंढना मुश्किल है कि वे you know I mean just be in the present moment। और ये बहुत ज़्यादा जो लॉयल लोग होते हैं ना, यानी बहुत जो सिंसियरिटी के साथ किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फैमिली हो, उनका काम हो, उनका कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उनसे जुड़ी है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल लोग होते हैं ना। इन दी एंड आप देखें कि सर्टेन टाइम के बाद वो खुद भी किसी ना किसी डाउट में जो है वो जा रहे होते हैं। आई डोंट नो इसकी रीज़न क्या होती है या इसकी वजूहात क्या होती हैं, लेकिन सिमिलरली अगर हम ये बात करें
कि शक और वहम में क्या फ़र्क है, तो शक आप जब कर रहे होते हैं डेफिनेटली जब आपके साथ कोई बुरा हादसा पहले हुआ होता है, यानी फ़र्ज़ करें कि आपके घर में चोरी हो गई है, तो अब नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ज़रूर अपने घर के लॉक या अपने घर की चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के जाएंगे। लेकिन अगर यही इस हवाले से आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब यही चीज़ बिल्कुल आपके ऊपर हावी हो जाती है कि भाई नहीं चोरी हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, घर से बाहर जाना है तो जी लॉक लगा के जाना है, तो इस तरीके से करना है, ये कंडीशन किस तरफ जाती है? तो मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो आपने जैसे जो एक्सप्लेनेशन दी वो किसी हद तक सही है, हाँ। लेकिन वहम के अंदर जब कॉन्क्रीट एविडेंसेस या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, हाँ। तो वो वहम क्लासिफाई होगा। जैसे आपने कहा घर में चोरी हो चुकी है, हाँ। अब दोबारा मैं सोच रहा हूँ चोरी ना हो जाए, ये मेरा वहम है। अच्छा, तो मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना कि हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी, क्या ये चोर ये प्लानिंग कर वहम रहे है। हैं, हाँ। तो ये मेरा वहम है। सही। लेकिन अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग मेरे घर में, मुझे डाउट है कि यार ये लोग ऐसे बंदे हैं, ऐसे बंदे हैं, तो हाँ। ये शक कहलाएगा। ये शक है। अच्छा, जब वहम इंतहा को पहुंच जाएगा, जिसको आप डिल्यूजनल क्या हम हाँ, कह रहे हैं अंग्रेजी में, उर्दू में, तो वो बंदा जो है वो हकीकत का जो ओरिएंटेशन होती है वो खो देता है, यानी कि वो डिल्यूजनल हो जाता है, वो वहम में रहने लग जाता है, उसको वो चीज़ें वहम क्रिएट करने लगता है जो हकीकत में नहीं होती। सही। अब इसमें बड़ी बारीक लाइन है स्पिरिचुअलिटी के अंदर और मेडिकल साइंस के अंदर, हाँ। कि डिल्यूजन कहाँ पर है और रूहानियत कहाँ से शुरू होती है। कहाँ पर है, ये क्या है, थोड़ा सा इसको बताएं तो सही कि ये जो इसको सलमान, if you हाँ, allow me, if थोड़ा I सा- can Sure, add sure. something, like हाँ। you know this fine line, like you know वहम जब वो फैक्ट से बेस्ड नहीं है, हाँ। सो लाइक यू नो स्पिरिचुअली शायद हम लाइक यू नो लाइक इन थेरेपी भी से कि दो फॉर्म्स है हमें लाइफ में ऑपरेट करने के। आप होप से भी, आप उम्मीद से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या आप फियर से भी। यू कैन ऑपरेट आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ होप। फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ दिस स्टूडियो, यू कैन होप कि आपको बाकर खानी मिले, और यू कैन होप के शुमाइला, आर यू लिसनिंग? और यू कैन होप कि ओके अब मुझे बकरीद पे मुझे एक अच्छा जानवर लेना है, मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। दिस इज अ फ्यूचर व्हिच इज अनसीन। आपने, लेकिन आप इसके लिए इंटेंशन फियर से भी, खौफ से भी नहीं, यार मैं तो इस दफा ना लुट जाऊंगी, बैंकरप्ट हो जाऊंगी, तो दिस इज यूर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर। वन इज होप, वन इज फियर। So, like we're talking, शक is doubt जो कि past experiences पे based है। वहम is something which जिसका कोई हल नहीं है, वो ग्रो ही होता जाता है। तो you only have to train your brain to operate out of hope for the unseen। इसके बीच में जो होती है ना, कुछ गट फीलिंग्स होती हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी होती है। जिस तरह से सलमान भाई ने जिक्र किया स्पिरिचुअलिटी का, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब हम कहते हैं कि हमें गट फीलिंग आ रही होती है, या हमें कुछ ऐसे वाइब्स आ रहे होते हैं और वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो समटाइम्स आप समझते कि आपको खुद कैसी चीज़ें जो है ना वो पता चल जाती है, आप हैरान हो जाते हैं, या तो आप उसके हवाले से इतना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या आप उस चीज़ के अंदर इतना रच बस गए होते हैं कि आपको जो है वो थोड़ा सा सिक्स सेंस आपकी काम कर जाती है कि जी ऐसे ही है ये सारी चीज़ें। एक चीज़ होती है ख्वाब। सलमान भाई, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना कि भाई ख्वाब जो होते हैं उसके बहुत हकीकी में मायने भी होते हैं, और ख्वाब जो होते हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं अगर वो आपको कुछ सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर दिख रहे होते हैं, जैसे कहते हैं फजर का वक्त है एंड ऑल। तो ये बताएं, ये इसको आप स्पिरिचुअलिटी कैलकुलेट करते हुए जो आप फाइन लाइन डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, या आपके लिए वो जो स्पिरिचुअलिटी की फाइन लाइन है वो क्या? वो फाइन लाइन बहुत ज़्यादा फाइन है सवाल। अच्छा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ख्वाब पूरा एक अलग एक डोमेन है। हाँ। अच्छा, मैं इतना कहते चलूँ कि जब व्हेन यू एंटर द डोमेन ऑफ नहीं, क्योंकि लोग ख्वाब देखते हैं तो उसके बाद फिर लोग जब ख्वाब देख रहे होते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो खुद अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं कि जैसे घर में किसी ने ख्वाब देख लिया कि भाई हमने देख लिया कि जी काली बिल्ली जा रही थी, उसने रास्ता काट लिया, या मैंने देखा कि मैं जा रहा था तो मैं गिर गया, अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो ये भी एक दिमाग में जो चीज़ जो चल रही होती है ना, वो भी उससे रिलेटेड चल रही होती है। इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब सलमान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और मैं जिस तरीके से बात करी थी ना कि भाई जब आप कोई ख्वाब भी देख लेते हो तो आप वहम का शिकार हो जाते हैं, या आप सोच रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब करें। मुझे पता है कि वो एक बहुत उसके ऊपर जो है डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कंसाइज बात कर लेता हूँ। जब आपकी रूह जो है वो प्योरिटी की तरफ जाती है, इस प्योरिटी की तरफ जाने को हम एक्चुअली रूहानियत कहते हैं। और वो प्योरिटी की तरफ किस तरफ जाती है, उसकी एंड मंजिल कहाँ होती है? वो होती है क्रिएटर, अपने रब से ताल्लुक़ कायम करना। ये रूहानियत का सफ़र है। अब इस सफ़र में हमने हमारे पास बहुत डिटेलिंग, हमारे माशरे में बहुत कुछ राइज है इसको लेकर, लेकिन बेसिक पर्पज़ ये होता है रूह का कि वो अपने क्रिएटर तक कनेक्ट हो जाए। इसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं।
इस प्रोसेस में लेकिन क्रिएटर तक कनेक्ट होने के लिए वही सारा कुछ करना पड़ता है ना, अभी जिसका जिक्र हम वो कर रहे एक थे। अलग डिस्कशन है, वो एक अलग डिस्कशन necessarily. है, वो एक अलग डिटेलिंग है, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। हाँ, अब जब इस प्रोसेस पे रूह चलती है, जिसको हम रूहानियत कह देते हैं, तो इसके लेवल्स होते हैं प्योरिटी के। अब रूह जितनी प्योर होती जाती है, उसका कनेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा होता जाता है क्रिएटर के साथ। और कनेक्शन में कम्युनिकेशन के लेवल्स हैं, जैसे सच्चे ख्वाब आना, दिल में इल्हाम होना, अलका होना, जागते हुए हकीकतें देख लेना, दूसरे डायमेंशन में देख लेना। हाँ, हाँ? आपके दिल में कहते हैं ना, दिल में बात उतर गई, इसको कहते हैं अलका हो गया, दिल में आपके बात उतर गई। इल्हाम हो गया यानी कि आपके जहन में, कान में किसी ने आके ऐसा लगा कि किसी ने बोला ये बात और वो बात सच हो गई। इसमें सबसे पहला लेवल जो होता है वो सच्चे ख्वाब आना होता है। अगर आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, अब बहुत सारे लोगों को आते हैं, जनरल हमने देखा है, और वो सच्चे आते हैं, इसमें दो स्टेट्स होती हैं। एक तो वो पहला लेवल ये है कि वो इंसान प्योरिटी के पहले दर्जे पे पहुंच चुका है अपनी रूह को लेकर, इसलिए उसको सच्चे ख्वाब यानी कि कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिवाइन शुरू हो गई है। और इस पर रिलीजियस रेफरेंसेस भी हैं, अहादीस भी हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आते नहीं, उनका सबकॉन्शियस माइंड ख्वाब दिखा रहा होता है। 99% लोगों को ख्वाब जो आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड बना के दिखाता है। अच्छा जी, वो सच्चे नहीं होते, लेकिन उनको लगता है ये है वहम का एरिया, लेकिन उनको लगता है कि मुझे सच्चे ख्वाब है। I'll add something to what Salman is saying कि ये जो सबकॉन्शियस की जो उन्होंने जो बात की, देखिए सब एक तो हम एक कॉन्शियसली बैठे हुए, एक हमारा सबकॉन्शियस, एक पूरी हमारी एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है हमारा, जिसमें आपकी हर तरह की मेमोरी, मे बी व्हेन यू वर बीइंग बोर्न, तरह तरह की हमारी मेमोरी है जो हमारी ज़ात में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, जिसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं। कार्ल यूंग एक बड़ा एक फेमस एक साइकोथेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट है, he said that dreams are whispers of the soul. So dreams is actually, अब देखिए जैसे हम कहते हैं ओ पानी नजर आया तो इसका ये मतलब है, सांप नजर आया तो इसका ये मतलब है। ड्रीम्स आपसे मेटाफॉर्स में बातें करते हैं, ड्रीम कभी आपको ऐसे ही नहीं आएगा। सो ड्रीम्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन इंटरप्रिटेशन, बहुत सब्जेक्टिव एरिया है, जस्ट लाइक सलमान मेंशन। एंड यस, इससे सच्चा ख्वाब होने के लिए आपको कोई बहुत ड्राई क्लीन पिक्चर परफेक्ट इंसान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस वो अपने से कनेक्ट हो सकता है, और हर ड्रीम आपको कुछ ना कुछ बताता है। एक चीज़ और ऐड करता चलूँ इसी के अंदर कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस होता है वो 3 स्टेट्स में रहता है इन जनरल, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। सही। 4th स्टेट भी होती है जो स्पिरिचुअल कहलाती है, वो कहती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो कि आम इंसान अचीव नहीं कर पाता इन जनरल। सही। अच्छा, जो वहम है ना सारा, वो सुपर कॉन्शियस को लेकर है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है इन जनरल। वहम जितना भी वेस्ट होता है वो अगर हम कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जितना भी शक है ना वो सबकॉन्शियस माइंड को लेके होता है, पास्ट को लेके होता है। अपने पास्ट ओपिनियन एक्सपीरियंसेस को लेके आप चीज़ों पे शक करते हैं, और क्योंकि फ्यूचर की आपके पास नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए आपके जहन में हर वक्त वहम, इंट्यूशनली वहम आता रहता है। सही। इन दोनों को बैलेंस करने का या इन दोनों से उलझ के अपने आप को दूर करने का क्या तरीका होता है सलमान भाई, कि आप जो है दोनों में ही ना फंसे, कि आप, क्योंकि फिर क्या होता है जिनको शक है या वहम है वो बस इसी सिनेरियो में रहते हैं और फिर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहे होते। देखिए, जो माजी आपका गुजर गया ना, जो पास्ट, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, उसमें से आप लर्निंग निकालें, सीखें आप चीज़ों को। हम करते क्या है, हम सीखने के बजाय उनमें से दुख और दर्द और तकलीफ़ें और इरिटेशंस और ईगो के ऊपर, अपनी चीज़ों को अना के ऊपर लेके हम पास्ट में रहते हैं, अपने तकलीफ में रहते हैं। तो माजी से सीखो और फ्यूचर को सिक्योर करो। और जिंदगी जियो किधर, कॉन्शियस माइंड के अंदर, नाउ के अंदर, मोमेंट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर। सही। तो अगर आप अपने पास्ट से सीखेंगे, प्रेजेंट को बेहतर करेंगे, फ्यूचर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। हम उल्टा करते हैं, सही। हम पास्ट से सीखते नहीं, पास्ट में फंसे रहते हैं, एज अ रिजल्ट हमारा प्रेजेंट खराब हो रहा होता है और फ्यूचर तो फिर गया ही गया, वो उसी ट्रैक पे चल रहा होता है। तो समझदार या एनलाइटन ह्यूमन बीइंग वो होते हैं, ग्रेट ह्यूमन बीइंग वो होते हैं जो हाल में जीते हैं, सही, बिल्कुल, और हाल में मस्त रहते हैं। सही, बिल्कुल, हाल में अपने जो है वाकई ये बात सही है, मस्त रहना चाहिए। अच्छा नौशीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इस उलझन से कैसे बाहर आया जा सकता है? आई फील इट्स अ पावर ऑफ द नाउ। आई थिंक ना फ्यूचर पे हमारा ना पास्ट पे हमारा इख्तियार है। लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट को प्रेजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक गिफ्ट होता है, और अभी हमारे पास ये सेहत, ये खूबसूरती, ये जहानत अभी ही है, हमें नहीं पता कल हो भी सकती है। सो द मैसेज इज रियली लिव इन द प्रेजेंट। येस, डाउट कैन बी हेल्पफुल, आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने आप को कैलकुलेटेड रखें, प्रोटेक्टेड रखें, कॉशियस रहें, लेकिन डिलूजनल ना हो, वहमी ना हो, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द हायर पावर, एंड लाइफ इज गुड।
चले जी, बहुत शुक्रिया नौशीन और सलमान भाई हमारे शो पे आए और आज बहुत ज़बरदस्त लगा कि हमने आज जो है ये गुफ्तगू रखी और इंशाल्लाह इस हवाले से हम ख्वाबों के ऊपर भी जो है एक ज़रूर सेशन रखेंगे। तो जनाब शो का टाइम जो है यहाँ पर एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ये इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।